फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट फाइंड करने के लिए हमें एक सूटेबल एक्सप्रेशन खोजना पड़ेगा। तो कूलम्स लॉ से हमें पता है कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर FR स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो सेम हो जाएगा राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है उसके डायमेंशन के बराबर। देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई इज ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। Q1 Q2 चार्ज है तो इसका डायमेंशन होता है करंट इनटू टाइम दैट इज I इंटू टी, और Q1 Q2 दो बार है तो I स्क्वायर टी स्क्वायर। F का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा ML T-2 और R स्क्वायर, R का डायमेंशन है L तो L स्क्वायर। तो अब डायमेंशन हम ले सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का M-1 L-3 T4 I2, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन में दिया है अ चार्ज ऑफ 1 कूलम is placed at the top of your college building and another equal charge at the top of your house. Take the separation between the two charges to be 2 kilometer. Find the force exerted by the charges on each other. How many times of your weight is this force? तो कूलम्स लॉ से हमें पता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, Q1 और Q2 इक्वल चार्जेस है 1 कूलम का, सो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R इज 2 किलोमीटर दैट इज 2000 मीटर्स, सो स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन, सो 9/4 किलो न्यूटन, और दिस कैन बी रिटन एज 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा। और हाउ मैनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज़ दिस फोर्स। तो मान लेते हैं कि हमारा जो वेट है 60 kg है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 600 न्यूटन हो जाएगा। और मान लेते हैं कि n टाइम्स ऑफ दिस वेट इज़ इक्वल टू दिस फोर्स दैट इज़ 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 2.25 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 10⁻³। तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 7.5 टाइम्स।
Find the electric force between two protons separated by a distance of 1 Fermi. 1 Fermi is equal to 10 to the power minus 15 meter. The protons in a nucleus remain at a separation of this order. Okay, so हमें basically electric force find करना है between two protons. So by Coulomb's law we know that F is equal to K Q square divided by R square. तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज रखेंगे 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू चार्ज इन प्रोटॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb square divided by 10 to the power minus 15 square. So after calculation this comes out to be 230 Newton. इस क्वेश्चन में दिया है सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1.0 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम. बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है. लोकेट द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स. बेसिकली सेम प्रॉब्लम में यहाँ पे बस एक चार्ज को नेगेटिव कर दिया है. तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम का चार्ज था, दूसरा 1 इंटू 10 टू द पावर -6 था और 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था. तो इसमें से ये सेकेंड जो चार्ज है इसको हमने नेगेटिव कर दिया है. तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो थर्ड चार्ज है बेसिकली दैट विल बी इन द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस. ये इसी लाइन के अलोंग कहीं पे होगा. तो मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है. तो जो फोर्स होता है बेसिकली दैट इज़ K Q1
क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, दोनों फोर्सेस सेम चाहिए, F1 इक्वल टू F2 चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों K और Q सेम है दोनों के लिए, तो Q1 बाय एक्स स्क्वायर, इस ये जो है ये रेशियो बेसिकली सेम होना चाहिए दोनों का। तो ये जिसके लिए Q1 बड़ा होगा उसके लिए X भी बड़ा होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों इक्वल हो सकता है। इसका मतलब ये जो थर्ड चार्ज को हम रखेंगे वो क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज रखेंगे। तो स्मॉलर चार्ज यहाँ पे ये है Q2 है, तो इस साइड रखेंगे। अब इस इन बिटवीन द चार्जेस हम नहीं रख सकते, क्योंकि अब दोनों फोर्स यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो एक रिपेल करेगा, दूसरा अट्रैक्ट करेगा। तो बीच में नहीं हो सकता है, ये बाहर होगा, आउटसाइड होगा। तो मान लेते हैं ये पोजीशन है विच इज़ एट अ डिस्टेंस x। तो अब फोर्सेस जो है कि दोनों के चलते हम लोग इक्वल करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q डिवाइडेड बाय ये 0.1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू K Q2 Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q2 अंडर रूट विच इज इक्वल टू √2। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x विल बी इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0.241 मीटर, and in centimeter it will be 24.1 centimeter. So this is from second charge, x is from second charge. So therefore distance from larger charge equal to 24.1 plus जो distance है that is 10 centimeter, so 34.1 centimeter. This is the final answer. इस क्वेश्चन में दिया है two charged particles are placed at a distance 1 centimeter apart. What is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge? तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें कूलम्स लॉ से पता है F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे R का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है। K का वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो और Q1 और Q2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो F विल बी मिनिमम फॉर द चार्जेस इफ़ द चार्जेस आर मिनिमम। ये Q1 और Q2 अगर मिनिमम होंगी तो फोर्स जो है उन दोनों के बीच में मिनिमम होगा। तो ये Q1 और Q2 का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? तो ये Q1 और Q2 का वैल्यू जो है मिनिमम 1 क्वांटा ऑफ चार्ज हो सकता है, विच इज़ इक्वल टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। सो इम्प्लाइज F मिनिमम जो होगा, F मिनिमम इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 और Q2 का मिनिमम वैल्यू जो हो सकता है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन में प्लस और इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, ठीक है। होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 स्क्वायर। तो इसके सॉल्व करेंगे इसको, तो दैट विल बी 2.3 into 10 to the power minus 24 Newton. So this is the minimum electric force between two charged particles. इस क्वेश्चन में दिया हुआ estimate the number of electrons in 100 gram of water. How much is the total negative charge on these electrons? तो total negative charge भी हमें find करना है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। वाटर इज़ बेसिकली H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है।
तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम में, 2 + 8 दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, और इसका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है, दैट इज़ 18 ग्राम पर मोल। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा n इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 18, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए इन 100 ग्राम। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 18 मोल्स, और एक मोल में होता है 6.023 इंटू 10⁻23। So this is the number of molecules in 1 mole multiplied by number of moles, ये total number of molecules हो गया। and number of electrons, तो total number of electrons एक molecule में 10 electrons है, तो multiplied by 10, so this is the total number of electrons in 100 gram of water, so this will come to be 3.35 and multiplied by 10⁻25. So this is the total number of electrons in 100 gram of water. Now total charge on these many electrons will be Q equal to 3.35 into 10⁻25 multiplied by charge in each electron. तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये हो जाएगा 5.35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 कूलम। तो इतना टोटल चार्ज हो जाएगा इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, आई मीन टोटल चार्ज ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस क्वेश्चन में दिया है सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ negatively charged particle and all the nuclei are lumped together to form a positively charged particle. If these two particles are placed 10 centimeter away from each other, find the force of attraction between them. Compare it with your weight. तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है कि वाटर से जितना भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 100 ग्राम वाटर में, उसको एक जगह हमने लंप किया, और जो पॉजिटिव चार्जेस बच गए वो उसको दूसरी जगह लंप किया, और दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब इसमें कितना फोर्स लगेगा, तो हमें पता है कि वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा, मान लेते हैं -Q है, तो पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा Q² डिवाइडेड बाय R²। तो K जो है वो 9 इंटू 10⁻9 है इंटू Q²। Q का वैल्यू हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था 100 ग्राम ऑफ वाटर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किया था। फिर ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स 5.35 इंटू 10⁻6, सो 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 स्क्वायर, तो इतना है टोटल फोर्स। सो आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा 2.56 इंटू 10⁻25 न्यूटन, ये टोटल फोर्स आ जाएगा। अब अगर हमें यहाँ पे कंपेयर करने के लिए बोला है अपने वेट से, तो मान लेते हैं ये ईटा टाइम्स अपने वेट के बराबर है, तो ये हो जाएगा एफ इज़ ईटा टाइम्स आवर वेट। तो ईटा इंटू अगर 60 kg अपना वेट कंसीडर करेंगे, 60 इंटू जी इज़ 10, सो 600 न्यूटन इज़ आवर वेट, सो दिस विल बी 2.56 इंटू 10⁻25, and therefore eta is basically 2.56 divided by 600 into 10⁻25, so eta का वैल्यू आ जाएगा 4.3 into 10⁻22 times. So this is the final answer. इस क्वेश्चन में दिया है कंसीडर गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 Fermi
in which protons and neutrons are distributed. Find the force of repulsion between two protons situated at largest separation. Why do these protons not fly apart under this repulsion? तो लार्जेस्ट सेपरेशन पे दो प्रोटॉन्स हैं, उनके बीच हमें फोर्स निकालना है. तो अगर दिस इज़ द स्फीयर, देन एक प्रोटॉन यहाँ पे है तो लार्जेस्ट डिस्टेंस पे दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे होगा, विच इज़ बेसिकली 2r डिस्टेंस. ये 2r का डिस्टेंस होगा. तो इन दोनों के बीच में हमें फोर्स निकालना है. तो F इज़ इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. r मीन्स डिस्टेंस. बेसिकली यहाँ पे इसको कैपिटल R लिख देते हैं, विच इज़ रेडियस. तो ये r इक्वल टू 2r हो जाएगा. तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू q is charge on proton, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, divided by r is 2 into 6.9 Fermi, 2 into 6.9 into 10 to the power minus 15 square. Now after calculation this will be 1.2 Newton. अब नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि वाई डू दिस प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्सन. तो ये जो रिपल्सन फोर्स है, दिस इज़ बेसिकली ए ह्यूज फोर्स, बिकॉज दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल. इनका जो मास होता है बहुत स्मॉल होता है, दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर माइनस 27 kg. तो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी ह्यूज, बट स्टिल दे डू नॉट फ्लाई. व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज दे आर ऑल्सो बाउंड, अट्रैक्ट. बेसिकली there is attraction force which is called nuclear attraction force, which is much greater than electric repulsion force. इसीलिए ये fly apart नहीं करते हैं. So यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं do not fly apart because of nuclear attraction force, जो कि प्रोटॉन के बीच में लगता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, सेम फोर्स. तो इसके चलते ये दे स्टे टुगेदर. एंड बेसिकली इसके बारे में हम लोग आगे न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे. तो यही इसका आंसर. इस क्वेश्चन में दिया है 2 इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट. ये 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखते हैं आफ्टर रबिंग. इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर ड्यूरिंग रबिंग. ओके, तो बेसिकली देयर आर 2 स्फीयर्स. आफ्टर रबिंग, दोनों को रब करने के बाद मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें लेफ्ट से राइट वाले में चला जाता है. सॉरी, n इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे जो है कि n टाइम्स e नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑफ द सेम अमाउंट, दैट इज़ n टाइम्स e प्लस चार्ज, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा F इज़ इक्वल टू k इंटू Q. सो Q हो जाएगा n टाइम्स e, सेम चार्ज है दोनों पे, तो n टाइम्स e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू f बाई k अंडर रूट इंटू r डिवाइडेड बाय e. अगर यहाँ पे वैल्यूज़ हम रखें तो 0.1 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अंडर रूट इंटू r is 1 centimeter, so that is 0.01 meter divided by e, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So n का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2 into 10 to the power 11 इलेक्ट्रॉन्स. सो इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर स्फीयर. सो दिस इज़ द आंसर. इस क्वेश्चन में दिया है NaCl molecule is bound due to the electric force between the sodium and the chlorine ions when one electron of the sodium is transferred to chlorine.
taking the separation between the ions to be 2.75 into 10 to the power minus 8 centimeter, find the force of attraction between them, state the assumptions if any that you have made. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो ये Na प्लस हो जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस हो जाता है। मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आता है। तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उससे ये एटम मॉलिक्यूल बाउंड रहता है। तो यहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, दोनों में सेम चार्ज है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो k जो है वो 9.9 इंटू 10 टू द पावर 9, q इज़ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज दैट इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, डिवाइडेड बाय r इज़ 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 10 मीटर होल स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन ये हो जाएगा 3.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। सो दिस इज़ द अट्रैक्शन फोर्स, और इसी अट्रैक्शन फोर्स के चलते ये मॉलिक्यूल बाउंड रहता है। अब यहाँ पे जो एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस हमने क्या लिया हुआ है कि दीज टू आर पॉइंट चार्जेस। एक्चुअली एटम जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं और दे हैव सम साइज। बट यहाँ पे हम लोगों ने जो एज्यूम किया है वो क्या क्या है कि पॉइंट चार्जेस हैं, एंड वी आर अप्लाइंग Coulomb's law because Coulomb's law is applicable for point charges, right? So this is the assumption. Find the ratio of the electric and gravitational forces between two protons. तो हमें बेसिकली रेशियो फाइंड करना है किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe डिवाइडेड बाय Fg का। तो Fe जो होता है k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और Fg जो होता है दैट इज g m स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय g m स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे फॉर टू प्रोटॉन्स, सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय g is 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass of proton that is 1.67 into 10 to the power minus 27 square, और ये आ जाएगा 1.23 into 10 to the power 36 sorry, this is a ratio so doesn't have any unit. So 1.23 into 10 to the power 36, this is the answer. इस क्वेश्चन में दिया है सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच मे बी रिटन एज F इक्वल टू C e टू द पावर माइनस KR अपॉन R स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है फॉर न्यूक्लियर फोर्स। राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूले एंड अप्रोप्रिएट SI यूनिट्स ऑफ C एंड K। C और K का डायमेंशन और यूनिट हमें पता करना है। सपोज दैट K इक्वल टू 1 per Fermi एंड that the repulsive electric force between the protons is just balanced by the attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi. Find the value of C. ओके, तो फर्स्ट हमें डायमेंशन पता करना है K और C का, और यूनिट पता करना है। तो e टू द पावर माइनस KR है, तो हमें पता है कि जो एक्सपोनेंट होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। सो KR इज़ बेसिकली डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो 0 हो जाएगा। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ K इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन R, एंड दिस इज़ बेसिकली L टू द पावर माइनस 1। ये K का डायमेंशन हो गया, और इसकी यूनिट जो हो जाएगी, यूनिट L टू द पावर माइनस 1 है, दैट मीन्स मीटर
टू द पावर -1 और पर मीटर, दिस इज द यूनिट। सी का जो डायमेंशन होगा, वो क्या हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये e टू द पावर माइनस क्या, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो डायमेंशन ऑफ c इज डायमेंशन ऑफ f आर स्क्वायर, और डायमेंशन ऑफ f हमें पता है m l t माइनस 2 एंड इंटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर दैट इज l2, तो ये हो जाएगा ml3t माइनस 2, ये डायमेंशन हो जाएगा। और जो यूनिट है इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ आर स्क्वायर, सो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सी। अब दिस इज पार्ट ए, और पार्ट बी में हमें पता करना है वैल्यू ऑफ सी। तो सी जो है बेसिकली यहाँ पे दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, तो एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एफ न्यूक्लियर, एफ इलेक्ट्रिक इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड एफ न्यूक्लियर इज सी e to the power minus kr divided by r square, so r square gets cancelled, therefore हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे c is equal to k q square divided by e to the power minus kr। अब वैल्यूज़ रखेंगे 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 स्क्वायर, दिस इज 9 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर माइनस के आर, के का वैल्यू दिया हुआ है 1 पर फर्मी और ये 5 फर्मी दिया हुआ है आर का वैल्यू, तो ये 1 इंटू 1 पर फर्मी इंटू 5 पर फर्मी 5 फर्मी, सो दिस विल बी इक्वल टू ई टू द पावर -5। तो आफ्टर कैलकुलेशन दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.4 इंटू 10 टू द पावर -26 and the unit is Newton meter square. So this is the final answer for the value of C. इस क्वेश्चन में दिया है 3 equal charges 2.0 into 10 to the power -6 coulomb each are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter का साइड है। Find the Coulomb force experienced by one of the charges due to the rest 2। तो मान लेते हैं कि ये मेरा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस तरह से तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं जो कि इक्वल हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है, क्यू क्यू क्यू, ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं। तो मान लेते हैं इस चार्ज पे मुझे इन दोनों चार्ज के चलते फोर्स निकालना है, तो इस चार्ज के चलते जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इस चार्ज के चलते जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये साइड जो है ये ए है, ठीक है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा एफ, और ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, ये तीनों एंगल बेसिकली 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए। अब इन दोनों का जो ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में होगा इन बिटवीन द फोर्सेस, और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा बाय वेक्टर समेशन, वी नो दिस राइट। तो ये जो एफ रिजल्टेंट हो जाएगा एफ आर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ कोसाइन 30, कोसाइन 30 इसका, कोसाइन 30 इसका इस डायरेक्शन में, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट ऑपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स एफ। अब एफ का जो वैल्यू है √3 इंटू के क्यू स्क्वायर, दोनों चार्जेस सेम है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए इज द साइड,
अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे हम √3 इंटू 9 इंटू 10⁹ के का वैल्यू है, इंटू चार्जेस हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय 0.055 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया होल स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें सो दिस विल कम टू बी 24.9 न्यूटन। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये बेसिकली मीडियन के अलोंग है, इस मीडियन के अलोंग एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कल, ट्रायंगल, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ट्रायंगल along मीडियन। तो इसका आंसर हो जाएगा 24.9 न्यूटन along द मीडियन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में दिया है 4 इक्वल चार्जेस 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम ईच आर फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट 3। ओके, सो बेसिकली अब 4 चार्जेस हैं एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ये Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q, और ये स्क्वायर है जिसका साइड A है, A इज़ गिवन एज 5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि इस चार्ज पे मुझे फोर्स निकालना है। तो इस चार्ज पे इसके चलते, तीनों के चलते अलग अलग फोर्स निकालेंगे और फिर रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो इसके चलते कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड F है। इसके चलते इस डायरेक्शन में होगा, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है और चार्जेस भी सेम है। ये डिस्टेंस सेम और चार्जेस भी सेम। और ये इसके चलते अलोंग द डायगोनल आउटसाइड, ये मान लेते हैं ये F डैश है। तो जो रिजल्टेंट F है, और बेसिकली ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये हाफ ऑफ द 90 डिग्री 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री ईच। और दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस F डैश, ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। सो FR इज़ बेसिकली F डैश प्लस ये दोनों का रिजल्टेंट दैट इज़ 2F cos 45। तो ये हो जाएगा F डैश प्लस √2F। अब यहाँ पे F डैश जो है वो क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी √2A स्क्वायर प्लस यहाँ पे √2 है, √2 मल्टीप्लाइड बाय KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर इंटू हाफ प्लस √2। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हम रख देंगे, तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q इज़ 2 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.05 स्क्वायर इंटू हाफ प्लस √2। अब कैलकुलेशन के बाद इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा 27.5 न्यूटन एंड ऑब्वियसली डायरेक्टेड अलोंग द डायगोनल अवे फ्रॉम द स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है, अ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इट मे बी अज्यूम्ड दैट electron revolves in a circle of radius 0.53 angstrom. 1 angstrom equal to 10⁻⁻10 meter and is abbreviated as angstrom, with the proton at the center. The hydrogen atom is said to be in the ground state. In this case, find the magnitude of electric force between the proton and the
इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन दिस ग्राउंड स्टेट। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है कि एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस पे और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है 0.53 एंगस्ट्रम के सर्कल में अराउंड दिस प्रोटॉन। दिस डिस्टेंस इज गिवन एज r इज गिवन एज 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो मुझे इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो बाय कूलम्स लॉ F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। K is 9.10 to the power 9 into Q is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम चार्ज होता है विच इज़ 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.53 एंगस्ट्रॉम 53 और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 to the power minus 10 इतना मीटर हो गया स्क्वायर। कैलकुलेशन के बाद ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा 8.2 into 10 to the power -8 Newton. So this is the electrostatic force between proton and electron. इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्पीड फाइंड करना है हमें इलेक्ट्रॉन का इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या है चार्जेस का। सेंटर पे एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता रहता है अराउंड दिस प्रोटॉन और ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और इसका जो रेडियस है मान लेते हैं ये r। तो ग्राउंड स्टेट में इन ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये प्रीवियस प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ग्राउंड स्टेट मतलब r इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो अब इस सिचुएशन में इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेसिकली Fc जो है Fc इज इक्वल टू Fe और Fc कितना चाहिए m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r ये रिक्वायर्ड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सो दैट इज k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहाँ पे q दोनों में सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज होता है तो इसको इक्वेट कर देंगे। यहाँ से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो वेलोसिटी है और स्पीड जो है वो हो जाएगा k डिवाइडेड बाय mr अंडर रूट इंटू q। अब वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पे k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अंडर रूट डिवाइडेड बाय m इज 9.31 kg सॉरी 9.31 इंटू 10 टू द पावर -31 kg ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर इसका अंडर रूट एंड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सो आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल कम आउट 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सो ये स्पीड निकल गया ग्राउंड स्टेट में किसकी इलेक्ट्रॉन की। सो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है 10 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड सो ऑन अप टू 100 सेंटीमीटर। द फर्स्ट पार्टिकल हैज़ अ चार्ज 1.0 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। द सेकेंड 8 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। थर्ड 27 into 10 to the power -8 coulomb and so on. The 10th particle has a charge 1000 into 10 to the power -8 coulomb. Find the magnitude of the electrostatic force acting on a 1 coulomb charge placed at the origin. तो बेसिकली एक एक्स एक्सिस इस तरह से है और ये x इक्वल टू 0 है ऑरिजिन है और यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। इस पर हमें फोर्स निकालना है ड्यू टू द चार्जेस प्लेस्ड एट
10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.1। यहाँ पे एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, Q2 चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे, 0.2 पे 20 सेंटीमीटर पे, Q3 चार्ज रखा हुआ है 0.3 मीटर पे, एंड सो ऑन अप टू 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, दैट इज़ Q10। इस तरह से 10 चार्जेस रखे हुए हैं और ये Q इक्वल टू 1 कूलम है। तो इस चार्ज के चलते इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी डायरेक्टेड समथिंग लाइक दिस अलोंग द एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और Q2 के चलते जो फोर्स लगेगा उसका भी डायरेक्शन सेम होगा। तो ये सारे चार्जेस के चलते जो फोर्स है, इंडिविजुअल फोर्सेस, वो सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो जो टोटल फोर्स होगा F, ये हम लिखेंगे F1 प्लस F2, अलजेब्रिक सम टाइप हो जाएगा ये, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू F10, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो जो F1 है दैट विल बी बेसिकली KQ इंटू Q1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस Q2 divided by R2 square plus so on up to Q10. So Q10 divided by R10 square. अब यहाँ पे KQ कॉमन आ जाएगा मेरा, KQ कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 बाय R1 स्क्वायर, Q2 बाय R2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Q10 डिवाइडेड बाय R10 स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हम रख देंगे, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू 1 कूलम, Q1 इज़ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो 10 टू द पावर माइनस 8 को भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 को कॉमन ले लिया हमने, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.1 स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 0.1 स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाय 0.2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 100 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90 इंटू यहाँ पे 0.1 स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, यहाँ 0.1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा पावर यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 बाय 1 मतलब 1 प्लस 8 बाय 4 इज़ 2, उसी तरह 9 सो 27 बाय 9 दैट इज़ 3 प्लस सो ऑन अप टू 100 डिवाइडेड बाय सॉरी दिस इज 1000 नॉट 100, 1000 यहाँ पे दिया हुआ है, 1000 इंटू 10 ऊपर माइनस 8, 1000 बाय 100 दिस इज 10, तो ये हो जाएगा 9000 इंटू इसका समेसन हो जाएगा 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 10, तो ये हो गया 5.5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 4, सो ये आ जाएगा मेरा 4.95 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, ये टोटल फोर्स आ जाएगा और दिस इज आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2.0 into 10 to the power minus 6 coulomb each are joined by an insulating string of charge length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string. तो यहाँ पे जो सेटअप है, यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, एक दोनों चार्ज सेम है Q और Q, दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और ये टेबल पे स्मूथ टेबल पे रखे हुए, मतलब किसी तरह का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है।
तो इस पे जो फोर्सेस लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, और एक टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन लगेगा टी, ये एफ इलेक्ट्रिक और ये टी। तो ये दो ही फोर्स लग रहे हैं क्यू चार्ज पे और इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। सो टी इज इक्वल टू एफ ई, and we know that Fe is equal to k q square divided by r square by Coulomb's law। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। सो therefore t equal to 9 into 10 to the power 9, q is 2 into 10 to the power minus 8 square divided by 1 square। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन। तो इतना टेंशन लगेगा ऑन द स्ट्रिंग। इस क्वेश्चन में दिया है two identical balls each having a charge 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and mass of 100 gram are suspended from a common point by two insulating strings, each 50 centimeter long. The balls are held at a separation of 5 centimeter apart and then released. Find in part A, इसमें पूछा गया है the electric force on one of the charged balls। सो इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास क्या है, दो चार्ज बॉल है जो कि कॉमन पॉइंट से यहाँ से सस्पेंडेड है। ये एक चार्ज हो गया, दूसरा ये चार्ज हो गया क्यू क्यू। तो इसके चलते इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एफ ई, और इसका वेट एम जी नीचे की तरफ एम जी। तो बेसिकली हमें फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज इक्वल एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ ई इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, सेम चार्ज है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर minus 7 divided by 5 centimeter means 5 into 10 to the power minus 2 whole square। एंड आफ्टर कैलकुलेशन ये जो वैल्यू आएगा ये 0.144 न्यूटन आ जाएगा इसका वैल्यू। तो 0.144 न्यूटन। अब पार्ट बी में ये पूछ रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग द परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। ठीक, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है मेरा और इस पे एक टेंशन टी लगेगा। ठीक है, ये एम जी और एम जी नीचे की तरफ एफ ई टूवर्ड्स राइट। तो ये तीन फोर्स लग रहे हैं। नाउ दे मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है, इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो अलोंग ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। सो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है अलोंग द स्ट्रिंग, तो हमें पता है कि ये जो स्ट्रिंग है ये एडजस्टेबल फोर्स होता है। स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होता है एडजस्टेबल टेंशन होता है। तो इसका जो भी कंपोनेंट, इन दोनों का जो भी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग आएगा वो टी उसको बैलेंस कर देगा। सो अलोंग द स्ट्रिंग एफ अलोंग ये हो जाएगा 0 बिकॉज टी उसको बैलेंस कर दे रहा है। नाउ परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बिकॉज टी जो है टी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो 0 होगा। तो इन दोनों फोर्सेस का कंपोनेंट अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो एफ ई साइन थीटा, एफ ई साइन थीटा
माइनस, ये अलग डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस mg कोसाइन थीटा। और यहाँ पे साइन थीटा और कोसाइन थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर इधर मैंने डाल दिया, तो कोसाइन थीटा जो है दैट विल बी this is total 5 centimeters, so this is going to be 2.5, and this length is 50 centimeter, and this whole length is 5 centimeter, तो ये हाफ जो है 2.5 हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 50, so this is 0.05, और साइन थीटा जो है वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05 स्क्वायर अंडर रूट, एंड इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0.999। ये साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। एफ ई इज 0.144 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.999 माइनस एम इज 0.1 kg इंटू 9.8, जी इज 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 0.095 न्यूटन। So this is the answer for part B. F along is 0 and F perpendicular is 0.095 Newton. Part C में पूछ रहा है the tension in the string. तो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि टेंशन इक्वल हो जाएगा किसके, इन दोनों के अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। सो टी, पार्ट सी में पूछ रहा है टी, दैट विल बी इक्वल टू एफ ई कॉस थीटा, एफ ई कोसाइन थीटा एंड प्लस एम जी साइन थीटा। एम जी का अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे 0.144 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 प्लस 0.1 इंटू जी इज 9.8 into sine theta is 0.999. After calculation, this comes out to be 0.986 Newton. तो ये आंसर हो जाएगा पार्ट सी का। Now, finally, in part D, it is asking the acceleration of one of the balls. एक्सेलरेशन फाइंड करना है किसी भी एक बॉल का। बेसिकली दोनों सिमेट्रिकल है, तो सेम कैलकुलेशंस जो भी हमने यहाँ पे किया वो इस पे भी करते हैं, तो सेम का रिजल्ट आता, और एक्सेलरेशन का भी सेम रिजल्ट आएगा। तो डी में हमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है ए, सो दैट विल बी एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास। परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसलिए क्योंकि दिस इज द फोर्स विच इज अनबैलेंस्ड, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग का कंपोनेंट है वो बैलेंस हो चुका है, only normal component, normal to the string component is not balanced, तो जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा बेसिकली एफ नॉर्मल हो जाएगा डिवाइड बाय एम, तो एफ नॉर्मल जो है वो 0.095 है डिवाइडेड बाय मास दैट इज 0.1 kg, तो ये हो जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट डी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 centimeter each, द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स बीइंग 5 centimeter. In equilibrium, the separation between the balls is 3 centimeter. Find the mass of each ball and the tension in the strings. The charge on each ball has a magnitude 2.0 into 10 पर -8 कूलम। तो इसमें जो सेटअप है उसमें क्या दिया हुआ है कि एक रॉड है, इस पे 5 सेंटीमीटर पे 2 पॉइंट्स हैं, सस्पेंशन पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स इस तरह से सस्पेंडेड हैं, यहाँ पे एक पिथ बॉल है और दूसरा ये पिथ बॉल है, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है 20 सेंटीमीटर दी हुई है,
और जो सेपरेशन है बिटवीन दीज टू पिथ बॉल्स इज 3 सेंटीमीटर। तो इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस चार्ज, से देयर इज चार्ज क्यू एंड क्यू ऑन दिस टू पिथ बॉल्स। तो जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो इस तरफ डायरेक्टेड होगा, और जो एम जी वेट होगा दैट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो मान लेते हैं यहाँ पे दिस इज आवर एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो this is the line along the string. So this angle is theta. So this is 90 minus theta. This is 90 minus theta. So this angle will be theta. ठीक, और ये perpendicular to the string का डायरेक्शन हो गया. So this is FE. Let's call this FE. तो सबसे पहले FE का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं. FE is equal to KQ square divided by R square. So this is 9 into 10 to the power 9 into Q is 2 into 10 to the power minus 8 square divided by 0.03 square. तो ये कैलकुलेशन के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 0.004 न्यूटन. तो ये एफ ई का वैल्यू आ गया. अब बिकॉज दिस पिथ वॉल इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब हुआ कि इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा, और नेट फोर्स किसी भी अलोंग एनी डायरेक्शन द नेट फोर्स विल बी जीरो. तो अगर इस स्ट्रिंग के नॉर्मल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट्स लेते हैं, तो स्ट्रिंग फोर्स दैट इज टी का जो कंपोनेंट होगा दैट इज जीरो. ये इधर टेंशन टी मान लेते हैं टी, और बाकी दोनों का जो कंपोनेंट्स होगा those will be in equilibrium. So mg, this angle is theta, so this angle also will be theta. Cos theta will be equal to fe sin theta. sin theta यहाँ पे बेसिकली फिर से हमें sin theta और cos theta का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. तो cos theta, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूस. तो ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है, दिस इज 5 सेंटीमीटर. सो 3 माइनस 5, ये दोनों साइड का दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज 2 सेंटीमीटर. सो दिस लेंथ इज बेसिकली 1 सेंटीमीटर. सो 1 डिवाइडेड बाय 20, दिस इज 0.05, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 minus 0.05 square under root, and this will be 0.999. So this is sin value of sin theta. अब यहाँ पे sin theta और cos theta का वैल्यू हम लोग रखेंगे. Therefore m is equal to fe sin theta divided by g cosine theta. तो जो वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे 0.004 multiplied by 0.999 and divided by 9.8 multiplied by cosine theta. Cosine theta is 0.05, और जो इसका वैल्यू आएगा दैट इज बेसिकली 8.2 ग्राम्स. तो ये मास आ गया किसका, पिथ बॉल का, 8.2 ग्राम. नाउ हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट टेंशन फाइंड करना है. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. मास तो फाइंड कर लिया हमने, टेंशन भी फाइंड करना है. तो टेंशन के लिए क्या हो जाएगा, T इक्वल टू अलोंग द स्ट्रिंग, इन दोनों फोर्सेस का जो कंपोनेंट होगा बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू T, क्योंकि T इन दोनों के कंपोनेंट्स को बैलेंस कर रहा है. सो T विल बी इक्वल टू mg, जो अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट हो जाएगा mg का, दैट इज दिस एंगल इज थीटा. सो mg sin थीटा, mg sin थीटा प्लस fe कोसाइन थीटा. fe इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा fe का दैट इज fe कोसाइन थीटा.
सो एफ इन कोसाइन थीटा, अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे. सो दिस इज 8.2 into 10 to the power minus 3 into 9.8 into sine theta is 0.999 plus 0.04 ये 004 न्यूटन है, multiplied by cosine theta, that is 0.05, or after calculation this will be 8.2 into 10 to the power minus 2 न्यूटन. सो ये t का वैल्यू आ जाएगा. इस क्वेश्चन में दिया है टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 20 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स of length 40 centimeter each. The spheres are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is found to be 4 centimeter. Find the charge on each sphere. ओके, तो सेटअप क्या है इसमें कि एक कॉमन सस्पेंशन पॉइंट है, वहाँ से दो स्ट्रिंग सस्पेंडेड हैं इस तरह से, और दोनों में पिथ बॉल इस तरह से लगे हुए हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर रिपेलिंग ईच अदर एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम. स्ट्रिंग की जो लेंथ जो है दैट इज 40 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज 4 सेंटीमीटर. तो अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें हम, एंड दिस एंगल इज थीटा, so this distance will be 2 centimeter. So cosine theta will be equal to 2 divided by 40, and that is 0.05, and sine theta is equal to 1 minus 0.05 square under root, and this is 0.999. तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिल गया है. हमें बेसिकली चार्ज फाइंड करना है, चार्ज Q एंड Q हियर. तो अगर इस पिथ बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सो दिस इज द पिथ बॉल, its weight will act downward, that is mg, and the force of repulsion will be acting towards right, that is fe. F equal to kq square by r square, and in this direction there will be tension T. So अगर हम लोग components of the forces लेंगे along the normal to the string, मतलब अगर इस डायरेक्शन में components लेंगे दोनों, तो basically there are three forces, but along this line the components of only these two forces will act, because इसका जो component होगा वो जीरो हो जाएगा along the normal, along this line. तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं हमारे, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, सो ये भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज आल्सो 90 माइनस थीटा. तो जो फोर्सेस हैं, दीज टू फोर्सेस, उनका जो कंपोनेंट होगा अलोंग दिस लाइन विल बी, द सम विल बी जीरो. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ई साइन थीटा along this line, sin theta, is equal to mg cosine theta. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ ई, दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू एम जी कोसाइन थीटा. Therefore q is equal to mg cosine theta divided by k sin theta अंडर रूट इंटू आर. तो अब यहाँ पे q का वैल्यू, therefore q is equal to, वैल्यूज पुट कर देंगे सारा. तो दिस इज m is 20 ग्राम, सो दैट इज 0.02 kg multiplied by 9.8 multiplied by 0.05, that is cos theta, divided by k is 9 into 10 to the power 9, multiplied by sin theta, that is 0.999, under root,
and multiplied by 0.04, that is the distance between the charged particles. So after calculation ये जो value है that is 4.17 multiplied by 10 to the power minus 8 coulomb. So this is the magnitude of charge on each pith ball. इस क्वेश्चन में there are two identical pith balls each carrying a charge q are suspended from a common point by two strings of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the strings is 2 theta in equilibrium. तो यहाँ पे सेटअप क्या है कि एक कॉमन सस्पेंशन पॉइंट है, यहाँ से दो स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ विच इज इक्वल टू L और टू पिथ बॉल सस्पेंडेड बाय दीज टू स्ट्रिंग्स, और दोनों ही स्ट्रिंग के बीच का एंगल 2 थीटा है, तो हाफ एंगल थीटा और इधर का हाफ एंगल भी थीटा हो जाएगा. सो द डिस्टेंस r बिटवीन देम r जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 times L sin थीटा. डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, ये चार्ज q, यहाँ पे भी चार्ज q मान लेते हैं, और इस पे जो फोर्सेस लगेंगे इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं यहाँ. तो ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये टुवर्ड्स राइट Fe फोर्स और टेंशन T इन द स्ट्रिंग. तो अब एंगल दे देते हैं थीटा. अगर एंगल ये है तो बाकी एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये थीटा है तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा. सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा. तो बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है तो अलोंग द नॉर्मल के अलोंग बाकी जो फोर्सेस हैं Fe और mg का जो कंपोनेंट्स है वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं mg साइन थीटा इज इक्वल टू Fe कोसाइन थीटा, और therefore m will be equal to Fe का मतलब k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, कोसाइन थीटा बाय साइन थीटा मतलब कॉट थीटा डिवाइडेड बाय g. अब यहाँ पे k q स्क्वायर कॉट थीटा डिवाइडेड बाय g, और r के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2l साइन थीटा. तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 into 4 16, so this will be q square cot theta divided by 16 pi epsilon naught gl square sin square theta. ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ मास m. So this is the final answer. इस क्वेश्चन में दिया है a particle having a charge of 2 into 10 to the power minus 4 coulomb is placed directly below and a separation of 10 centimeter from the bob of a simple pendulum at rest. The mass of the bob is 100 gram. What charge should the bob be given so that string becomes loose? तो यहाँ पे क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम का बॉब है, और उसके जस्ट नीचे एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1 दैट इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 4, और ये पेंडुलम जो है रेस्ट पे है, इसका मास 100 ग्राम है. तो इस पे कितना चार्ज हमें देना है सो दैट ये स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो जाएगा. तो ये बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे अगर, तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो mg डाउनवर्ड
और एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा ऊपर की तरफ, दैट इज एफ ई, एंड द स्ट्रिंग टेंशन टी। तो यहाँ पे टेंशन टी दिया हुआ है, जीरो के बराबर होना चाहिए, मतलब स्ट्रिंग बिकम्स लूज, मतलब टी इक्वल टू जीरो। सो व्हेन टी इक्वल टू जीरो, एफ ई विल बी इक्वल टू एम जी। और एफ ई का वैल्यू हमें पता है कूलम्ब्स लॉ से, के क्यू वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू एम जी। देयरफॉर क्यू जो है वो हो जाएगा एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इंटू क्यू वन। तो ये यहाँ पे वैल्यूज अगर हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा एम इज 0.1 के जी इंटू 9.8, जी का वैल्यू 9.8 इंटू आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 स्क्वायर divided by k is 9 into 10 to the power 9 into q1 is 2 into 10 to the power minus 4. तो आफ्टर कैलकुलेशन ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। सो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में डिवाइड टू पार्टिकल्स ए एंड बी having charges q and 2q separate respectively are placed on a smooth table with a separation d. A third particle c is to be clamped on the table in such a way that particles a and b remains at rest on the table under electrical forces. Electrical forces के चलते stationary रहेगा, rest पे रहेगा. What should be charge on c and where should it be placed? ये दो चीज हमें फाइंड करना है, magnitude of the charge and the position of the charge, third charge. तो मान लेते हैं कि ये दो चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d है मेरे पास, पॉइंट ए, पॉइंट पार्टिकल b, और यहाँ पे q चार्ज है, यहाँ पे 2q चार्ज है। दिस इज लाइन कनेक्टिंग। इसको एक्सटेंड कर देते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो पहले डिसाइड करते हैं कि ये जो थर्ड चार्ज होगा वो सेम नेचर का चार्ज होगा या अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। तो मान लेते हैं कि जो थर्ड चार्ज है वो सेम नेचर का चार्ज है और मैंने उसको यहाँ पे प्लेस किया। तो सेम नेचर के चार्ज के चलते इस पे टुवर्ड्स राइट फोर्स लगेगा और इसके चलते टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, तो ये बैलेंस हो सकता है। और इस पे दोनों ही के चलते टुवर्ड्स राइट फोर्स लगेगा, तो ये बैलेंस नहीं हो सकता। तो ये हम यहाँ पे सेम नेचर के चार्ज को नहीं रख सकते। उसी तरह से राइट साइड में भी नहीं रख सकते क्योंकि ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अगर सेंटर पर बीच में कहीं पे रखे तो क्या होगा कि इस पे दोनों पे ही सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, थर्ड चार्ज के चलते और ये दो इस चार्ज के चलते दोनों पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो बीच में भी कहीं नहीं रख सकते। तो बेसिकली हम लोग सेम नेचर के चार्ज को यूज नहीं कर सकते। तो सी जो होगा वो अपोजिट नेचर का ही चार्ज हो सकता है। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो मान लेते हैं कि अपोजिट नेचर के चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा है लेफ्ट साइड में, तो इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और इसके चलते रिपल्सन का फोर्स इधर लगेगा। तो सेम डायरेक्शन में चार्ज फोर्सेस लग रहे हैं, इसका मतलब फिर से बैलेंस नहीं हो सकता। उसी तरह इधर भी नहीं रख सकते, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचता है कि बीच में कहीं पे रख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज को मैंने यहाँ पे बीच में रखा और इसका मैग्नीट्यूड Q है। तो अब देखते हैं कि जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इस पे इसके चलते और इसके चलते क्या क्या लग रहे हैं। तो के क्यू इंटू क्यू, और मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये x है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस q के चलते जो चार्ज फोर्स लगेगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसके चलते, और इसके चलते जो फोर्स लगेगा रिपल्सन का, दैट शुड बी सेम। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। तो के क्यू इंटू 2q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग के क्यू कैंसिल कर देंगे और
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू 2Q बाय डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया मेरा। अब इस चार्ज पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस करते हैं। तो इस चार्ज पे जो फोर्सेस लग रहे हैं ये दोनों के चलते, फर्स्ट इसके चलते देख लेते हैं, Q के चलते। तो K इंटू 2Q इंटू Q डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो इसके चलते फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तो K इंटू Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो ये हो गया। यहाँ से हम लोग ले सकते हैं K इंटू टू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा Q इक्वल टू K इंटू 2Q कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू डी माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब दोनों Q इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। सो 1 एंड 2 इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2Q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू डी माइनस एक्स स्क्वायर। तो Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 2dx प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2dx एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -2d और प्लस माइनस 4d² प्लस 4d² अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा बेसिकली √2 माइनस 1 इंटू डी। जो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगा उसको हम लोग निगेट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। x का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू है उसको निगेट कर देंगे तो ये आ जाएगा x का वैल्यू। और देयरफॉर q का जो वैल्यू आ जाएगा, हमने अगर यहाँ पे किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर d का वैल्यू रख दिया, x का वैल्यू रख दिया, देयरफॉर q इज इक्वल टू 2q बाय डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 square. So this is the value of q and this is the value of x. तो दोनों हमने फाइंड कर लिया। इस क्वेश्चन में दिया है टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल्स आर फैशन टू द टू एंड्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर and natural length 10 centimeter. The system rests on a smooth horizontal table. If the charge on each particle is 2 into 10 to the power minus 8 coulomb, find the extension in the length of the spring. Extension find करना है हमें। Assume that extension is small as compared to the natural length. Extension को हम small consider कर सकते हैं compared to natural length. Justify this assumption after you solve the problem. Justify करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सटेंशन फाइंड करना पड़ेगा। तो सेटअप क्या है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो स्प्रिंग के दोनों एंड पे इस तरह रखे हुए हैं। सो नेचुरली देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा एंड देयर विल बी रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू
इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा दैट इज के, इसको कैपिटल के बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल के इंटू एक्सटेंशन, कैपिटल के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, and that will be equal to small k q square divided by l plus x square, जहाँ l जो है वो नेचुरल लेंथ है और x जो है एक्सटेंशन। ठीक है तो therefore अब वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे, therefore k is 100 इंटू एक्स, और l प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं हम, l प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू k इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। तो ये हो गया, यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो दिया हुआ है assume that extension is small, तो स्मॉल का मतलब हुआ यहाँ पे l प्लस x के बदले हम लोग l लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस। सो therefore x इंटू 100 इंटू l स्क्वायर, l का वैल्यू क्या है 0.1 का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 36, सो 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यह आ जाएगा राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे 100 इंटू 0.1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। तो हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है एक्सटेंशन का 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दिस इज बेसिकली मच मच स्मॉलर देन 0.1 which is basically what L, the natural length of the spring। तो ये जस्टिफाई भी हो गया। okay. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a particle A having a charge of 2 into 10 to the power minus 6 coulomb is held fixed on a horizontal table. The second charged particle of mass 80 gram stays in equilibrium on the table at a distance of 10 centimeter from the first charge. The coefficient of friction between the table and the second particle is mu equal to 0.2. Find the range within which the charge of this second particle may lie. तो सेटअप यहाँ पे क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं इसमें Q1 चार्ज है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता है, और उससे 0.1 मीटर पे 10 सेंटीमीटर पे एक दूसरा पार्टिकल है, मान लेते हैं कि इस पे चार्ज अभी Q2 है, ये मूव कर सकता है, बट देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टेबल एंड द पार्टिकल। तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, ये टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट हो सकता है, तो F इलेक्ट्रिक, और उसके अगेंस्ट एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे कंडीशन है कि ये मूव नहीं करना चाहिए, सो दैट Fe should be less than equal to maximum value of this friction force, that is F limiting। तो यहाँ पे वैल्यूज हम रखेंगे, Fe का जो वैल्यू होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर is less than equal to mu mg, mass of the second particle into g mu। So therefore max value of Q2, मैक्सिमम वैल्यू में क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे, तो Q2 क्या हो जाएगा म्यू एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय K इंटू Q1, ये Q2 का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यूज अगर रखेंगे तो म्यू इज 0.2 इंटू मास इज 0.08 किलोग्राम इंटू जी इज 9.8 इंटू 0.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8.71 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q। अब इससे छोटा वैल्यूज के लिए ऑब्वियसली ये सस्टेन कर सकता है, फ्रिक्शन फोर्स कैन अपोज। और
अगर पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ये हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में एफ ही लगेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो राइट साइड में लगेगा। तो बेसिकली प्लस माइनस 8.71, सो Q2 can vary between plus minus of this charge, between plus minus Q2 max, मतलब प्लस माइनस 8.71 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये रेंज हो जाएगा Q2 का। इस क्वेश्चन में दिया है पार्टिकल A हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10⁻⁻6 coulomb and a mass of 100 gram is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 degree. Where should another particle B having same charge and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium? तो ये सेम चार्ज प्लेस किया जाना है। तो ये बेसिकली एक 30 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज 30 डिग्री। इसके बेस पे यहाँ पे एक Q1 चार्ज रखा हुआ है। बेसिकली दोनों के चार्ज सेम है तो हम Q यूज कर सकते हैं, दोनों में Q चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे एक दूसरा चार्ज Q हमें प्लेस करना है एट सम डिस्टेंस से R, ये डिस्टेंस R है जो कि हमें फाइंड करना है, सो दैट दिस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो सेकंड पार्टिकल है इस पे जो mg फोर्स लगेगा, mg का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन एंड fe अलोंग द इंक्लाइन, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। बेसिकली fe तो अलोंग द इंक्लाइन ही लग रहा है fe, और mg डाउनवर्ड लग रहा है mg। इसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइन दिस इज mg sin 30। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। सो दिस implies fe is equal to mg sin 30। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इक्वल टू mg sin 30, और therefore r will be equal to k divided by mg sin 30 अंडर रूट इंटू क्यू। सो वैल्यूज अगर पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 9.8 इंटू 0.5, साइन 30 का वैल्यू 0.5 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻6। तो इसका कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगा वो है 0.27 मीटर, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। सो आर का जो वैल्यू होगा डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम दैट इज 27 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में दिया है टू पार्टिकल्स A एंड B each having a charge Q are placed a distance d apart. Where should a particle of charge Q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force? What is the magnitude of this maximum force? तो बेसिकली हमें कंडीशन निकालना है कि जहाँ पे कि मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये स्मॉलर चार्ज, और वैल्यू निकालना है मैक्सिमम फोर्स का। तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास ये Q चार्ज है, ये पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B, इस पे भी Q चार्ज है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज द पॉइंट। सो इसके यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, इसके चलते इस पे जो फोर्स लगेगा ये कुछ इस डायरेक्शन में और ये कुछ इस तरह से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम f, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में अलोंग द बाइसेक्टर fr। अब मान लेते हैं कि दिस एंगल इज थीटा, सो
this angle will be theta and this angle also will be theta. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा एफ आर विल बी इक्वल टू 2f cosine sin theta. Cosine components will get cancelled, so this will be 2f sin theta. और ये हो जाएगा 2 इंटू k इंटू q इंटू q इंटू q डिवाइडेड बाय this distance is square. This distance is this distance is d by 2 from here to here. This is d by 2. So this distance will be d by 2 cosine theta. So this is d by 2 cosine theta square into sin theta into sin theta. तो ये मेरा आ जाएगा 4 into 2 that is 8k q divided by d square into sin theta cos square theta. अब ये जो टर्म है पूरा कांस्टेंट है. यहाँ पे थीटा को जैसे जैसे हम वैरी करेंगे वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू भी वैरी करेगी. तो हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच एफ आर इज़ मैक्सिमम. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर मैक्सिमा for max value dfr divided by d theta will be equal to 0. डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको 0 से इक्वेट करेंगे. तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है 8k डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो है वो cos थीटा दैट इज cos क्यूब थीटा और साइन थीटा इंटू differentiation cos square theta. So that will be 2 cos square theta into minus sin theta. So minus sin square theta into 2 cosine theta. This equal to 0. तो ये टर्म कांस्टेंट है, ये 0 नहीं है, ये 0 हो सकता है, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा अगर प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा. तो tan थीटा will be equal to 1 by root 2 and therefore the maximum distance, so I mean the distance, the position where this particle should be kept, मान लेते हैं ये y है. तो therefore y for fr max will be equal to d by 2 tan theta and this is basically d by 2 root 2. tan theta का वैल्यू 1 by root 2 हम लोगों ने फाइंड किया है. So this is the value of y where fr will be maximum. Now we have to find the magnitude. So fr max का वैल्यू हमें फाइंड करना है. तो fr is basically 8k q divided by d square. 8k q divided by d square into sin theta cosine cos square theta. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin theta by cosine theta into cos cube theta. So that is tan theta into cos cube theta. cos cube theta का मतलब 1 plus tan square theta under root ये हो जाएगा sec थीटा. तो इसका पावर हो जाएगा 3 by 2. यहाँ पे पावर 3 है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा. तो यहाँ पे लिखा हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 by 2. अब इसका वैल्यू अगर हम लोग tan थीटा का वैल्यू 1 by root 2 पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 8k डिवाइडेड बाय d square into 1 by root 2 divided by 1 plus half to the power 3 by 2. तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.08 into k q डिवाइडेड by d square. So
this is the maximum force on the third charge. इस क्वेश्चन में दिया है टू पार्टिकल्स A and B each carrying a charge Q are held fixed with a separation D between them. A particle C having mass M and charge Q is kept at a middle point of line AB. If it is displaced through a distance x perpendicular to AB, what should be the electric force experienced by it? तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है इन पार्ट ए. What should be the electric force experienced by it, assuming x less than d, so that this force is proportional to x. Under what conditions the particle C executes simple harmonic motion? Simple harmonic motion का कंडीशन क्या है? If it is released after such a small displacement, find the time period of the oscillation. Time period भी find करना है. तो सेटअप ये है कि दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं A and B. So this is A and this is B, and both the charges are Q each. और ये ए बी लाइन है. यहाँ पे सेंटर पे एक थर्ड चार्ज रखा हुआ है विच इज़ Q. अब इसको अगर मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया बाय अ डिस्टेंस x, तो ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा Q, और इस पे जो फोर्सेस लगेंगे ड्यू टू दिस इस डायरेक्शन में और ड्यू टू दिस चार्ज इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस डायरेक्शन में. So FR, let's say this is FR, this is F, this is F. So FR is basically equal to 2F sin theta, where theta is basically this angle. तो यहाँ पे ये दोनों एंगल थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा. So 2F sin theta, और इसको अगर वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे तो 2 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस इज d/2, दिस इज d/2. सो यहाँ से जो ये डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज d/2 cos थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा. सो therefore FR will be equal to 8kq divided by d square into sin theta and cos square theta, sin theta into cos square theta. So sin theta का जो वैल्यू है sin theta into cos square theta, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ रख सकते हैं साइन थीटा का 8kq डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू साइन थीटा इज बेसिकली x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2/3/2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ FR. नाउ दिस वाज पार्ट ए ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ इन पार्ट बी ये पूछ रहा है पार्ट बी में assuming x is less than d, so that this force is proportional to x. अगर यहाँ पे x जो है दिस इज़ मच स्मॉलर, तो ये क्या हो जाएगा इफ़ x इज मच स्मॉलर देन d, देन sin theta, then basically we can say theta is very small, therefore sin theta is almost equal to theta, which is equal to, यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो दैट इज़ x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, और दिस विल बी सेम. सो दिस इज 2x by d.
and cosine theta is almost equal to 1. Therefore FR जो यहाँ पे है ये हो जाएगा 8k divided by d square into sin theta is 2x by d, and cos theta is 1, so cos theta is 1. So this is going to be 8 into 216k cube divided by d cube into x. तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं FR is basically proportional to x, क्योंकि ये जो टर्म है this is constant. तो ये therefore FR is proportional to x. Now in part C, under what conditions will the particle C execute simple harmonic motion के लिए condition क्या है? So for SHM, this FR should be restoring force. इसका मतलब हुआ कि ये जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रहना चाहिए. यहाँ पे पार्टिकल पहले था, उससे हमने डिस्प्लेस किया इधर, तो ये पार्टिकल को वापस इधर आना चाहिए. मतलब ये जो फोर्स है बेसिकली इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए. तो नीचे की तरफ होने के लिए क्या होगा, ये चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज, मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए. सो Q and Q शुड बी ऑफ अपोजिट नेचर फोर्स. देयरफॉर मतलब ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, Q and Q शुड बी ऑफ अपोजिट नेचर. अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए. पॉजिटिव चार्ज एक है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द condition. And also x must be less than d, much smaller than d. So ये दो conditions हैं for SHM. Now time period t, उस टाइम पीरियड t निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स दैट इज रिप्लेस्ड बाय ma. So therefore a इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 16k क्यू डिवाइडेड बाय m इंटू डी क्यू. ये एक्सेलरेशन हो जाएगा इंटू एक्स. सो ये जो टर्म है दिस इज ओमेगा स्क्वायर, एंड देयरफॉर टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, दैट मीन्स m डी क्यू डिवाइडेड बाय 16k Q under root. So this is the value of time period, and this can also be written as m pi cube epsilon naught d cube divided by q under root. तो ये टाइम पीरियड का फाइनल वैल्यू आ जाएगा. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इन द पार्टिकल C is displaced through a distance x along the line AB के along ही यहाँ पे डिस्प्लेस करना है. प्रीवियस प्रॉब्लम में परपेंडिकुलर टू द जॉइनिंग लाइन डिस्प्लेस किया था. तो प्रीवियस प्रॉब्लम का जो सेटअप है वो क्या है, ये A पॉइंट है, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है. दूसरा पॉइंट B है, इस पे भी Q चार्ज रखा हुआ है, और ये लाइन जॉइनिंग है. इसकी डिस्टेंस जो है वो D है, ये भी इक्वल टू डी, और ये मिड पॉइंट हो गया. यहाँ से अगर मैंने इसको x से डिस्प्लेस किया, से दिस इज पॉइंट C, और ये जो डिस्टेंस है ये x है. तो पार्टिकल अभी यहाँ पे है, वो Q चार्ज है इस पर. तो जो फोर्सेस लगेंगे इस पर ड्यू टू A, तो FA फोर्स इधर लगेगा, और FB फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा FB. तो रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा FR इज इक्वल टू FA माइनस FB. तो ये जो फोर्स है ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस
that is d by 2 plus x, d by 2 plus x square minus k q q divided by d by 2 minus x square. So this is going to be d by 2x, so ये हो जाएगा माइनस 2kq into d into x divided by d square divided by 4 minus x square whole square. So this is the value of resultant force in this is part A of the problem. Now in part B, if x is less than d, much smaller than d है, then यहाँ पे x को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू d. देन एफ आर जो हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, तो डी स्क्वायर मतलब डी टू द पावर 4 बाई 16, तो 16 इंटू 2 32, सो दैट विल बी माइनस 32 के क्यू और एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू इंटू एक्स. सो यहाँ से यहाँ पर ये जो चीज़ है ये पूरा कांस्टेंट है ये. देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन, मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स है. सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर सो दिस वाज पार्ट बी, राइट. ये पार्ट बी हो गया. पार्ट सी में पूछ रहा है अंडर व्हाट कंडीशंस इट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो कंडीशंस क्या होंगी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, वो पार्ट सी में पूछ रहा है. फॉर एस एच एम क्यू एंड क्यू विल हैव should be of same nature, should be of same nature. अगर Q पॉजिटिव है तो स्मॉल q भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सारा पॉजिटिव मान के कैलकुलेशन किया है. तो और बेसिकली ये रेस्टोरिंग फोर्स आ गया, इसका मतलब वी डोंट हैव टू रिवर्स द केस. तो ये दोनों बेसिकली सेम नेचर का चार्ज होना चाहिए. और फिर क्या पूछा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन. टाइम पीरियड है ऑसिलेशंस का, सो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, और एरर में 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 के क्यू क्यू divided by md is md cube, so under root. So this will be the time period of oscillation. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ऑफ 1 into 10 to the minus 6 coulomb is 1.5 into 10 to the power minus 3 Newton. Find the magnitude of the electric field at the position of the charge. So हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स F is given as Q times E. F equal to Q times E. Therefore, E will be equal to Q divided by F divided by Q. F divided by Q वैल्यूज लिख देंगे यहाँ पे 1.5 into 10 to the power minus 3 न्यूटन divided by 1 into 10 to the power minus 6 कूलम, ये हो जाएगा 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस क्वेश्चन में दिया है 2 particles A and B having
charges of 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and of minus 4 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively are held fixed on a separation of 20 centimeter. Locate the points on the line AB where the electric field is 0. Electric field is 0 and in part B it says the electric potential is 0. तो हमें वो सब पॉइंट्स निकालने हैं. सेटअप ये है कि एक पॉइंट पार्टिकल A है एंड अदर पार्टिकल इज B. यहाँ पे +2 माइक्रो कूलम चार्ज है और यहाँ पे -4 माइक्रो कूलम चार्ज है. So this is the line joining AB. We have to find a point or points where total electric field will be 0. The electric field is 0 due to these two charges. तो हमारे पास 3 sections हैं, left of A, between A and B and right of B. देखते हैं कि कौन से section में electric field 0 हो सकता है. तो सबसे पहले ये इन दोनों के बीच में AB वाला सेक्शन लेते हैं. यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है मेरा, मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो इसके चलते टूवर्ड्स राइट और इसके चलते भी टूवर्ड्स राइट पॉइंट करेगा. सो समेसन दोनों का 0 नहीं हो सकता है. सो बिटवीन A एंड B देयर इज़ नो पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी 0. दूसरा मान लेते हैं ये राइट ऑफ बी वाला कोई पॉइंट लेते हैं इधर, तो इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा टुवर्ड्स राइट और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेफ्ट होगा. तो बेसिकली दे आर एंटी पैरेलल, सो दे कैन बी 0. आई मीन समेसन कैन बी 0 बट मैग्नीट्यूड भी 0 सेम होना चाहिए उसके लिए. तो देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है. E इज बेसिकली गिवन बाय KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. K इज अ कांस्टेंट, तो Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर बेसिकली सेम होना चाहिए दोनों के लिए. मतलब अगर Q बड़ा हो तो R को भी बड़ा होना चाहिए और Q अगर छोटा हो तो R भी छोटा होगा. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो वो कहाँ पे होगा, बड़े चार्ज से दूर होगा और छोटे चार्ज के पास होगा. तो अगर इस साइड का पॉइंट लेते हैं तो ये बेसिकली बड़े चार्ज के पास हो गया और छोटे चार्ज से दूर हो गया. सो दिस साइड वी कैन नॉट हैव 0 इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ से बेसिकली लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट होगा जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. और मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम A. तो magnitude of electric forces or electric field will be 0 at this point. और डायरेक्शन जो है कि इसके चलते लेफ्ट होगा, इसके चलते राइट होगा. तो बेसिकली दे आर एंटी पैरेलल. तो मैग्नीट्यूड इक्वल, अब मैग्नीट्यूड इक्वल होने के लिए क्या होगा, K इंटू चार्ज 1 दैट इज 2, K इंटू 2 इंटू 10 to the power minus 6 divided by x square. This is the distance from charge of this point. So और दूसरे साइड इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे दैट इज K इंटू 4 इंटू 10 to the power minus 6 divided by the distance that is this is given as 20 centimeter A to B. So 0.2 प्लस x, ये हो जाएगा 0.2 प्लस एक्स स्क्वायर. तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग बेसिकली ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, K और 10 to the power minus 6. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 0.2 प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 2. देयरफॉर 0.2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2. एंड देयरफॉर वी कैन राइट x इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1.
and this comes out to be 48 सेंटीमीटर. सो बेसिकली ये जो पॉइंट होगा, दिस इज 48 सेंटीमीटर फ्रॉम ए ऑन द इन द डायरेक्शन बी टू ए, आउटसाइड पॉइंट पे. तो 48 सेंटीमीटर होगा. अब पार्ट बी में पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो. हमें ऐसा पॉइंट्स फाइंड करना है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुड बी जीरो. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to KQ divided by R. K is a constant. Now Q by R, V is proportional to Q by R. तो यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल्स हैं A and B. दो चार्ज पार्टिकल्स हैं ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड. तो दोनों के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए. और क्योंकि एक प्लस चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि ये दोनों का पोटेंशियल एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए क्या होगा, जिसका Q बड़ा है उसका R भी बड़ा होना चाहिए. तो बेसिकली वो स्मॉलर चार्ज के पास होना चाहिए. तो दिस इज द स्मॉलर चार्ज, इसके पास आइदर लेफ्ट में होगा या राइट में होगा इसके. तो दोनों ही सिचुएशन अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं. ये दिस इज ए, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे x डिस्टेंस पे ये सेम पोटेंशियल का पॉइंट है. सो मान लेते हैं ये पॉइंट C है जहाँ पे कि दोनों के चलते पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम है. तो एट C V इक्वल टू 0. इसका मतलब ये हुआ कि K इंटू Q1 और ये Q2 बोल देते हैं. तो K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय X इज इक्वल टू K इंटू Q2. यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिवाइडेड बाय D माइनस एक्स. तो यहाँ पे के कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 2 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स. सो वी कैन राइट d माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2 implies d minus x equal to 2x. Therefore d equal x equal to d divided by 3, that is 20 by 3 centimeter. So this is the point where this point is at 20 by 3 centimeter from A towards B. अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके लेफ्ट साइड में भी पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है. तो ऑन द लेफ्ट मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है, एंड लेट अस से दिस इज C डैश Q1 Q2. तो एट C डैश V इक्वल टू 0 implies K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय x, ये डिस्टेंस अगेन x मानते हैं, तो डिवाइड बाय x इक्वल टू K इंटू Q2 डिवाइडेड बाय D प्लस x दिस टाइम. तो ये दोनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. इसलिए क्या होगा, K के कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय D प्लस x. तो ये हो जाएगा D प्लस x इक्वल टू 2x. और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे x का वैल्यू इज इक्वल टू D, दैट इज 20 सेंटीमीटर. सो दिस पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ A एंड दिस पॉइंट इज 20 by 3 सेंटीमीटर राइट ऑफ A. तो दोनों साइड में A के दोनों साइड में इक्वल पोटेंशियल का पॉइंट है, आई मीन जीरो पोटेंशियल का पॉइंट है, राइट. सो दिस इज द आंसर. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ पॉइंट चार्ज produces an electric field of magnitude 5 Newton per Coulomb
at a distance of 40 centimeter from it, what is the magnitude of the point charge or charge? तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर कूलम। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो बेसिकली बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन एज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, sorry, therefore q is equal to E into r square divided by k। अब जो वैल्यूज है वो रख देंगे, दैट इज 5 इंटू 0.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 to the power 9, and this comes out to be 8.9 into 10 to the power minus 11 coulomb. This is the final answer. इस क्वेश्चन में दिया है वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 mg and having a charge of 1.5 into 10 to the power minus 6 coulomb stays suspended in a room. What is the magnitude of the electric field in the room? What is its direction? तो ये एक वाटर पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है 10 mg। तो ऑब्वियसली इस पे एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, दैट इज mg, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इसके एंटी पैरेलल होना चाहिए। सो दिस शुड बी एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू हमें पता है, ये होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए इन ऑर्डर टू बैलेंस द वाटर particle. So for equilibrium, mg or qe should be equal to mg, and therefore electric field हमें फाइंड करना है, तो E equal to mg divided by q। तो यहाँ पे अब वैल्यूज रखेंगे, therefore E equal to m is 10 milligram, that is 10 into 10 to the power minus 6 into g is 9.8 divided by q, q is 1.5 into 10 to the power minus 6, and this comes out to be 65.3 Newton per Coulomb. So this is the electric field. इस क्वेश्चन में दिया है 3 identical charges each having a value 1 into 10 to the power minus 8 coulomb are placed at the corners of an equilateral triangle. Equilateral triangle of side 20 centimeter. Find the electric field and potential at the center of the triangle. Electric field find करना है and the potential. तो सेटअप ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके वर्टिसेस पे 3 आइडेंटिकल चार्जेस Q, Q एंड Q, और साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेम है, मतलब मान लेते हैं ये तीनों A है, और सेंटर पे मान लेते हैं ये सेंटर है, तो सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। लेट्स कॉल दिस R, R एंड R। अब यहाँ पे सेंटर पे C पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, और इसका मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड E1 है, तो E1 इस डायरेक्शन में, और इसके चलते मान लेते हैं E2 है इस डायरेक्शन में, और इसके चलते E3 है इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों देयर आर 3 फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स, E1, E2 and E3, or the angle between them is basically this is 30 degree, this is 90 degree, so this is 60 degree, 60 plus 60, 120,
उसी तरह ये भी 120 हो जाएगा और ये भी 120 हो जाएगा. सो बेसिकली देयर आर थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बिकॉज दिस डिस्टेंस एंड चार्जेस आर सेम. तो ये तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. सो E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड equal to E3 का magnitude, and all these three are basically vectors, electric field, so they are vectors. तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और तीनों के बीच का एंगल जो है कि सेम है, दैट इज 120 डिग्री. सो बाय सिमेट्री electric field at C will be equal to 0 because all the three vectors are at 120 degree and of same magnitude. राइट. अब पार्ट सेकंड पोर्शन में हमें बोला पोटेंशियल फाइंड करने के लिए. तो पोटेंशियल एट सी विल बी इक्वल टू इसके चलते जो पोटेंशियल होगा प्लस इसके चलते जो पोटेंशियल होगा प्लस इसके चलते जो पोटेंशियल होगा. अब पोटेंशियल जो होता है वो के क्यू डिवाइड बाय आर होता है. तो तीनों का बेसिकली मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा. दैट इज तो टोटल क्या हो जाएगा 3 टाइम्स के क्यू डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू 3 टाइम्स 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू जो है वो दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻−8 डिवाइडेड बाय आर. ये जो आर होगा दैट इज बेसिकली ये जो डिस्टेंस है दिस इज 20 सेंटीमीटर का हाफ 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय cos 30. दिस ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री. So divided by cos 30 degree. So 0.1 divided by cos 30. और आफ्टर कैलकुलेशन इसका जो वैल्यू है दैट विल बी 2.7 into 10⁻³ volt. So this is the potential and this is the electric field. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज Q is distributed uniformly over a circular ring of radius r. A particle having a mass m and negative charge q is placed on its axis at a distance x from the center. Find the force on the particle assuming x less than r. Find the time period of oscillation of the particle if it is released from there. तो पहले फोर्स फाइंड करना है फिर टाइम पीरियड फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि अगर एक रिंग है उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे रेडियस ऑफ द रिंग इज आर एंड दिस हैज चार्ज क्यू. then the electric field at a distance x at the axis E, इसका जो वैल्यू होता है दैट इज के क्यू x divided by r square plus x square to the power 3/2. And for x less than r, E will be equal to, यहाँ पे x अगर नेग्लेजिबल है इन कंपैरिजन टू r तो यहाँ पे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग r स्क्वायर लिख सकते हैं. सो ये जो नीचे वाला टर्म है ये r क्यूब हो जाएगा. सो E इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू एक्स. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एंड देयरफॉर F दैट इज फोर्स इक्वल टू E इंटू क्यू. यहाँ पे Q नेगेटिव चार्ज है तो F का जो डायरेक्शन होगा दैट इज ऑपोजिट ऑफ E. सो माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू इंटू एक्स. सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स and this part is constant. So F is proportional to x and directed in opposite direction to the displacement. So therefore SHM होगा. अगर इसको हम लोग यहाँ से रिलीज कर देंगे, इस पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा इन SHM. तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें फाइंड करना है. So therefore T will be equal to
2 pi divided by omega. Omega is basically under root of this term. So m into r cube, actually acceleration क्या हो जाएगा, this divided by mr cube. So mr cube divided by k q cube अंडर रूट. तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे या k का वैल्यू इसमें रखेंगे तो दैट विल बी 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू क्यू. यहाँ पे हमने क्या किया, k का वैल्यू रख दिया, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 पाई को इनसाइड द रूट ले गए. So this is the final answer for time period, and this is the force, value of force. इस क्वेश्चन में दिया हुआ rod of length L has a total charge Q distributed uniformly along its length. It is bent in the shape of a semicircle. Find the magnitude of the electric field at the center of the center of curvature of the semicircle. तो ये रॉड जो है पहले एल लेंथ का था और इसको अब सेमी सर्कल में के फॉर्म में बेंड कर दिया है. तो ये इस तरह से सेमी सर्कल हो जाएगा और इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो लेट अस से दिस इज द सेंटर. इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो क्या करेंगे कि एक एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे थीटा एंगल पे, डी थीटा एंगल का एलिमेंट लेंगे. सो दिस एंगल इज डी थीटा. तो ये जो लेंथ हो जाएगी, दिस लेंथ लेट्स कॉल इट डी एल. अब जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो देयरफॉर डी क्यू, उस एलिमेंट पे जो डी क्यू होगा, डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल. तो दिस इज द चार्ज. अब इस चार्ज के चलते, इस एलिमेंटल चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा. मान लेते हैं ये है डी ई, ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा इसलिए ये एंगल भी थीटा. तो इसके दो कंपोनेंट होंगे अलोंग दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. तो अगर हम सेम एंगल थीटा पे एक दूसरा एलिमेंट लें डी एल, सेम लेंथ का एट ऑफ एंगल डी थीटा, सो दिस ऑल्सो विल बी डी एल, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा एट एंगल थीटा. तो इसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग दिस लाइन, that and this one will be add up, they will add up. बट जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, कहने का मतलब जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा इस लाइन के, दे विल कैंसल आउट. एक का ऊपर की तरफ होगा और एक का नीचे की तरफ, नीचे हो जाएगा. तो जो y कंपोनेंट है, लेट्स कॉल दिस x एक्सिस, एंड इन दिस डायरेक्शन देयर विल बी y एक्सिस. सो ये y एक्सिस. तो y कंपोनेंट जो होगा ये दोनों का कैंसल आउट होगा ड्यू टू मिरर सिमेट्री. तो यहाँ पे जो ई हो जाएगा मेरा डी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, उसका जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज के इंटू डी क्यू, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं के डी क्यू इज बेसिकली लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल. बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा. तो लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो जो ई एक्स सॉरी एक्स कंपोनेंट हो जाएगा डी एक्स का, डी ई का, तो डी ई एक्स विल बी इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर कोसाइन थीटा. सो कोसाइन थीटा डी थीटा, ये एक्स कंपोनेंट हो गया डी का. अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल ई, ई एट द सेंटर, दैट इज एट दिस पॉइंट. तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स,
एंड दैट इज बेसिकली के लैम्डा बाय आर, ये कांस्टेंट है, सो के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर आउटसाइड आ जाएगा, and the integration of cosine theta d theta, and the limits are from minus pi by 2 to pi by 2. यहाँ से हम लोगों ने रेफरेंस लिया है, तो दिस एंगल विल बी माइनस पाई बाई टू एंड दिस एंगल विल बी पाई बाई टू, तो ये आ जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर और कोसाइन थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा फ्रॉम minus pi by 2 to pi by 2. So this is going to be k डिवाइडेड बाय आर, और लैम्डा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाय एल, लेंथ ऑफ द रॉड, सो क्यू डिवाइडेड बाय एल इज द लैम्डा इंटू साइन थीटा, साइन पाई बाय टू माइनस माइनस साइन पाई बाय टू, दैट इज 2, इसका वैल्यू आ जाएगा 2, सो के क्यू 2 के क्यू डिवाइडेड बाय आर, आर के बदले हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली पाई इंटू आर इज इक्वल टू एल, सो एल, आर के बदले एल बाय पाई हम लोग लिख सकते हैं, सो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई। अब यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग रख देंगे, ये है 2q पाई डिवाइडेड बाय के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो q divided by 2 epsilon naught L square. So this is the final value for electric field at the center of this semicircle. इस क्वेश्चन में दिया हुआ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरीज अ चार्ज ऑफ 50 microcoulomb distributed uniformly along its length. Find the magnitude of the electric field at a point 10 centimeter from both the ends of the rod. तो मान लेते हैं कि ये हमारा रॉड है एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट, तो ये दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द एंड्स, पॉइंट पे यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता करना है, सो लेट्स से दिस इज डायरेक्शन एक्स एंड दिस इज वाई, सो यहाँ से सेंटर पॉइंट से हमने एल डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया डी एल लेंथ का, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज डी थीटा, elemental angle is d theta, so and let's say this distance is b, so we know that L is b tan theta, therefore dl will be equal to b sec square theta d theta, and therefore charge on this length dl, therefore dq on the elemental length will be lambda dl, that is b lambda sec square theta d theta, therefore elemental electric field due to this elemental length, let us say that is dE in this direction at angle theta, so dE will be equal to k into dq divided by distance square, this length square, so this length is b upon b sec theta, so b square sec square theta, so this is k into dq, that is b lambda sec square theta d theta divided by b square sec square theta, so this comes out to be k lambda divided by b d theta. अब इसका दो कंपोनेंट निकालेंगे हम, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अगर इधर है, एक दूसरा एलिमेंट सिमेट्रिकली लेंगे यहाँ पे, अगर dl के ऑपोजिट
सेम डिस्टेंस पे अगर हम दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो y कंपोनेंट होगा और इसका जो y कंपोनेंट होगा इस वाले इसके चलते दोनों का बेसिकली एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, इसलिए y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई वाई इक्वल टू integration of dy, and that will be equal to 0 because they cancel out. So अब ex निकालेंगे, ex is equal to integration of dex, which is going to be uh, cosine theta of this, so k lambda divided by b and integration of cosine theta d theta, ये कांस्टेंट था इसलिए मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया इसको, and the limits are from minus theta. Actually this angle will, because this is equilateral triangle, so this angle will be 30 degree, so minus 30 degree, so this is minus 30 to plus 30 degree, और कोसाइन थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, सो के लैम्डा बाय बी साइन 30 minus sine 30, so this is plus sine 30, so sine 30 plus sine theta equal to 1, sine 30 plus sine theta दोनों हाफ हाफ 1 हो जाएगा, therefore sine 30 plus sine 30 half plus half equal to 1, so therefore ex और ex will be equal to k lambda by b। अब k का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे 9 इंटू 10⁻9 into 50 into 10 to the power minus 6, lambda will be total charge divided by length, that is 0.1, and divided by b, that is b is this length, तो ये जो length है basically this is 0.1 cosine 30, so this is again 0.1 into cosine 30, so finally this comes out to be 5.2 into 10 to the power 7 Newton per Coulomb. So this is the value of Ex, and E total E will also be same as Ex because Ey is 0. So this is the final value of the electric field at this point P. इस क्वेश्चन में दिया है consider a uniformly charged ring of radius r, find the point on the axis where the electric field is maximum। तो हमें पता है कि एक यूनिफॉर्म रिंग अगर इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दिस इज E इक्वल टू k q x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, जहाँ पे कि r इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। फॉर maxima we have to differentiate, that is dE divided by dx, ये क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो के क्यू इज कांस्टेंट एंड यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, सो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन दैट इज 3/2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर हाफ, और इसका डिफ्रेंशिएशन 2x एंड डिवाइडेड बाय दिस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3। नाउ दिस हैज टू बी इक्वल टू 0, this implies this portion has to be equal to 0 because this is constant,
So this nominator has to be equal to 0. That means r square plus x square x to the power half can be taken out. So यहाँ पे बच जाएगा r square plus x square minus 3x square equal to 0. Therefore, x is equal to r divided by root 2. So this is the distance at which the value of E will be maximum. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन and the total charge Q is distributed uniformly on it. What is the electric field at the center? Electric field at the center. You may answer this part without making any numerical calculations. तो सबसे पहले एक हेक्सागन बना लेते हैं जिसमें कि जिसके फॉर्म में वायर को बेंड किया गया है. सो दिस इज द हेक्सागन. अब जो टोटल चार्ज है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस हेक्सागन एंड सबका साइड सेम है. रेगुलर हेक्सागन का सबका साइड का लेंथ सेम है. सो चार्ज ऑन दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन दिस पोर्शन इक्वल टू चार्ज ऑन दिस पोर्शन. सभी पे सेम चार्ज होगा. तो ये जो साइड है इसके चलते सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी डायरेक्टेड समथिंग लाइक दिस एंड ड्यू टू दिस साइड इस यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा दैट इज अपोजिट टू ईच अदर. और जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों सेम होगा बिकॉज चार्ज इज सेम ऑन दीज टू रॉड्स एंड द length is also same and the distance is same from the rod. तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है. सो दिस टू विल कैंसल आउट. उसी तरह से इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैंसल आउट हो जाएगा और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैंसल आउट हो जाएगा. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 ड्यू टू symmetry. Due to symmetry, so electric field at center will be equal to 0. यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस a carries a total charge q distributed uniformly over its length. A small length dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining wire. Due to the remaining wire electric field हमें find करना है at the center. तो ये वायर का लूप है मान लेते हैं. तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली. तो ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0. ई इक्वल टू 0. अब यहाँ से क्या किया हमने एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द लूप को कट कर लिया है. ये इस पोर्शन को हमने कट कर लिया है. इसकी लेंथ जो है वो dl है. तो बेसिकली हमें रिमेनिंग पार्ट के लिए फॉर द रिमेनिंग लूप व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर वो फाइंड करना है. तो हमें पता है कि दोनों मिला के दिस रिमेनिंग पार्ट और ये डीएल पार्ट दोनों मिला के एक लूप बनाया था और वो लूप के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 था. तो ये जो रिमेनिंग पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का 0 होगा. तो मान लेते हैं ये डीएल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ई डीएल ये है और रिमेनिंग पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई आर है. तो हमें पता है ई आर प्लस ई डी एल ये क्या है ये 0 है. ई आर प्लस ई आर दोनों का मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 था. सो देयरफॉर ई रिमेनिंग पार्ट के चलते क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एल के बराबर हो जाएगा विद नेगेटिव साइन. इसका अपोजिट हो जाएगा. तो देयरफॉर ई आर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो ई डी एल के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू के इंटू यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज जो है वो डी क्यू चार्ज है. यहाँ पे डी एल में डी क्यू चार्ज है. तो डी क्यू जो हो जाएगा सॉरी डी क्यू के डी क्यू डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर। अब डी क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी एल इंटू क्यू डिवाइडेड बाय होल लेंथ दैट इज 2 पाई ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्यू डी एल डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। ये वैल्यू आ जाएगा ड्यू टू द रिमेनिंग लूप। यहाँ पे के का वैल्यू हमने रख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बेसिकली डी एल को यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया है क्योंकि दिस इज अ वेरी स्मॉल लेंथ। तो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स सेंटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू द चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ये सॉलिड मेटल क्यूब है और इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे है O, और यहाँ से d डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में d डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो ये जो चार्ज है इसके चलते बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे चार्ज कुछ इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है कि ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्ज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। सेंटर पे फाइंड करना है ड्यू टू द चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस, चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सरफेस। ये जो चार्जेस है उसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये चार्ज के चलते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेटेलिक ब्लॉक के अंदर ये सेंटर पे है। तो हम जानते हैं कि इनसाइड अ मेटल ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यहाँ पे ई जो होता है इक्वल टू जीरो होता है, राइट। देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे दो चार्जेस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो ये चार्ज, दूसरा ये इंड्यूस्ड चार्ज, मतलब इसके सरफेस पे जो चार्ज है उसके चलते। तो हम लिख सकते हैं कि ई सरफेस चार्ज के चलते प्लस ई क्यू के चलते, ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन है एट द सेंटर दैट इज इक्वल टू जीरो। So therefore E due to the surface charge is equal to negative of E Q, Q के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सो दिस इज माइनस के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, के क्यू बाई डी स्क्वायर, एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, मतलब ये Q से अवे पॉइंट करेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू सरफेस चार्ज ये इधर लेफ्ट साइड पॉइंट करेगा, एंड दिस इज अ मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन में दिया है पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग ए चार्ज of 2 into 10 to the minus 8 coulomb is at rest in a uniform horizontal electric field of 20 kV per meter. Find the tension in the thread. टेंशन हमें फाइंड करना है। तो इस तरह का मान लेते हैं ये पेंडुलम है मेरा, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है सिर्फ। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एंड ड्यू टू दैट फोर्स ये बेसिकली इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इधर क्यू ई फोर्स लगेगा इस पे, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट इज एम जी। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक टेंशन टी लगेगा ऑन द स्ट्रिंग टी। तो हमें फाइंड करना है कि टेंशन का क्या वैल्यू है। तो बेसिकली तीन फोर्सेस लग रहे हैं इस पार्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर एक और वर्टिकल डायरेक्शन में ये, और ये टेंशन टी। तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा टी का मैग्नीट्यूड उसके इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए टू बैलेंस द these two forces, resultant of these two forces. Therefore हम लोग ले सकते हैं
टी का जो मैग्नीट्यूड होगा, बेसिकली फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, तो टी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो टी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा इन दोनों के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा mg² प्लस QE का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू जी इज 9.8 स्क्वायर प्लस Q इज 2 इंटू 10⁻�8 और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 20 kV, सो 20 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और आफ्टर कैलकुलेशन ये जो वैल्यू है दिस विल कम टू बी 8.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये हो जाएगा टेंशन का वैल्यू। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a particle of mass m and charge q is thrown at a speed u against a uniform electric field E. How much distance will it travel before coming to a momentary rest? तो बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल है Q चार्ज का, इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ ए स्पीड u, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस पर एक फोर्स लगेगा Q टाइम्स E। सो ये जो फोर्स लगेगा इसके चलते ये डिसेलरेट करेगा बॉडी, और हम जानते हैं कि बाय वर्क एनर्जी थ्योरम work done on the body is equal to delta KE, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अगर बॉडी जो है s डिस्टेंस से मूव करती है बाय अ डिस्टेंस s, और यहाँ पे आके मोमेंटरीली स्टॉप होती है, उसके बाद ये वापस फिर अपने पाथ पे वापस जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये s डिस्टेंस के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो जो वर्क डन होगा, so F into S will be equal to, work done is F into S, that will be equal to change in kinetic energy. So change in kinetic energy is basically final is 0 minus initial, that is half m u square, और यहाँ पे F dot S क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, so this will be negative. So therefore S will be equal to mu square divided by 2F, and F is what? F is Q times E. So this is the distance it will travel before coming to momentary rest. इस क्वेश्चन में दिया है a particle of mass 1 gram and a charge 2.5 into 10⁻⁴ coulomb is released from rest in an electric field of 1.2 into 10⁻⁴ Newton Coulomb. So this is the electric field from rest. So in part A it says find the electric force and the force of gravity acting on this particle. Can one of these forces be neglected in the comparison with the other? Approximate analysis. तो देखते हैं, पहले पार्ट ए कर लेते हैं। तो हमें बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एफ जी द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो 1 इंटू 10⁻³ 1 ग्राम है, सो 1 इंटू 10⁻³ multiplied by 9.8. So this is basically 9.8 into 10⁻³ Newton. This is the gravitational force, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा Fe is equal to Q times E, and that is 2.5 into 10⁻⁴ Coulomb, 2.5 into 10⁻⁴ Coulomb multiplied by E, 1.2 into 10⁻⁴ Newton per Coulomb. So this will be basically equal to 3 Newton. So
we see that gravitational force is much smaller compared to electric force. This is 3 Newton, and compared to 3 newtons, this is very small. Therefore, Fe is much greater than Fg. So basically Fg को हम लोग यहाँ पे neglect कर सकते हैं, can be neglected. So this can be neglected for approximate calculations. अब पार्ट बी में ये पूछ रहा है, पार्ट बी में हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है. तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा. सो वी नो दैट एस इज इक्वल टू, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, पहले रेस्ट में, तो हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ पे एस का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, दैट इज 0.4, विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज बेसिकली 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 3 डिवाइडेड बाय मास, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ kg, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर. सो यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू सॉल्व करेंगे. सो टी विल बी इक्वल टू 1.63 into 10⁻² second. So this is the value of time to travel 40 centimeter, right? अब part C में, that was part B. In part C it says what will be the speed of the particle after traveling this distance. ये distance travel करने के बाद speed क्या है? So part C में basically speed find करना है, and the speed we know is acceleration multiplied by time. So acceleration is 3 divided by 1 into 10⁻³ multiplied by time. Time is 1.63 into 10⁻². तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 49 मीटर पर सेकेंड. This is the velocity after this time. And part D में ये बोल रहा है how much is the work done by this electric force on the particle during this period. So work done basically क्या होता है, W is equal to force multiplied by displacement. So force is 3 Newton and displacement is 0.4 meter. So this is 1.2 joule. So इतना work done होगा. So this is the answer for all the parts A, B, C, D. इस क्वेश्चन में दिया है बॉल ऑफ मास 100 ग्राम and having a charge of 4.9 into 10⁻⁵ coulomb is released from rest in a region where a horizontal electric field of 2 into 10⁴ Newton per coulomb exists. Find the resultant force acting on the ball. तो हमें resultant force find करना है फर्स्ट पार्ट में. तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो ये पार्टिकल है, इसमें नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दैट इज mg, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, दैट इज qa. सो जो mg है, mg that will be equal to 0.1 into 9.8, so that is 0.98 न्यूटन. और QE जो है वो हो जाएगा Q is 4.9 into 10⁻⁵ coulomb multiplied by 2 into 10⁴ Newton per coulomb. So this is going to be 0.98 Newton again. So both are equal, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल है. तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से कुछ होगा, एंड दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. QE और mg का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए 45 डिग्री एंगल पे F जो है. सो वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स नाउ. F इज इक्वल टू √2 times 0.98, and that comes out to be
1.4 Newton. So this is the value of resultant force at 45 degree with the down the horizontal plane. So this was the solution of part A of the problem. Part B में क्या पूछ रहा है? What will be the path of the ball? What will be the path of the ball? पाथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? बेसिकली पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे था और उस पर ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, रेस्ट पे रिलीज किया गया है एंड दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स. तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव करेगा. सो द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन इन बी, पार्ट बी, स्ट्रेट लाइन along the resultant force, along the resultant force. And part C में पूछ रहा है where will be the ball at the end of 2 second. End of 2 second में बॉल कहाँ पे होगा? तो बॉल स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल कर रहा है, सो उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम लोग पार्ट सी में. S इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर. So half into A is force divided by mass, so 1.4 divided by 0.1 multiplied by T square, that is 4. So this is going to be 28 meter. So 28 meters from this starting point along this line will be the position of the ball. So this was the answer of all these three parts. This question they have the bob of a simple pendulum has a mass of 40 gram and a positive charge of 4 into 10 to the power minus 6 coulomb. It makes 20 oscillations in 45 seconds. A vertical electric field pointing upward and of magnitude 2.5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb is switched on. How much time will it now take to complete 20 oscillations? तो यहाँ पे बेसिकली सेटअप इस तरह से है कि ये सिंपल पेंडुलम है, इसका बॉब का मास 40 ग्राम है, तो इस पर एक mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है E और इस पे चार्ज Q है, तो इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, दैट इज QE, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. तो QE का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. Q is 4 into 10 to the power minus 6 coulomb multiplied by 2.5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम. सो ये हो जाएगा 0.1 न्यूटन. mg हो जाएगा 0.04 multiplied by 10, so 0.4 न्यूटन. Therefore, the resultant force F resultant on this bob will be equal to mg minus QE, that is 0.3 न्यूटन. 0.3 न्यूटन का फोर्स रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है. Therefore G इफेक्टिव, जो G इफेक्टिव हो जाएगा दैट इज 0.3 न्यूटन divided by 0.04, that is mass, force divided by mass, that comes out to be 7.5 meter per second square. Now we know that T time period is 2 pi L by G under root. Therefore T dash by T is equal to G divided by G dash under root. So this comes out to be 10 divided by 7.5 under root, implies T dash will be equal to T into 4 by 3 under root.
Therefore time period of 20 oscillations, so t will be equal to 20 oscillations multiplied by t dash will be equal to 20 into t into 4 by 3 under root. So that is 20 into 45 into 4 by 3 under root. So this will be approximately 52 seconds. So this is the answer for 20 oscillations. इस क्वेश्चन में दिया है, a block of mass m having a charge q, mass m a charge q, is placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall through an unstressed spring of spring constant k, as shown in figure. Horizontal electric field E parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of the resulting SHM of the block. तो इनिशियली देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रिलैक्स्ड पोजीशन, स्प्रिंग जो है रिलैक्स्ड पोजीशन पे था, मतलब दिस वाज द मीन पोजीशन, दिस वाज द मीन पोजीशन. अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया गया विथ चार्ज क्यू ऑन द ब्लॉक, तो इस पे एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, दैट इज क्यू इंटू ई. अब ये जो फोर्स लग रहा है, तो इसके बाद क्या होगा कि इसका मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा. इसका मीन पोजीशन कुछ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा. मान लेते हैं कि ये एक्स से शिफ्ट कर गया है मीन पोजीशन. So we know that kx, spring constant multiplied by x, will be equal to q into E, the electric force. So therefore x will be equal to q into E divided by spring constant k. तो ये नया मीन पोजीशन है. सो बेसिकली कहने का मतलब ये कि दिस इज द न्यू मीन पोजीशन और द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम हियर. So this particle will accelerate from here to here. ये इस तरह से यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट करेगा, फिर उसके बाद आगे ओवरशूट करेगा, फिर वापस इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू करेगा SHM में. सो दिस विल अराउंड अबाउट दिस मीन पोजीशन. तो ये जो x है बेसिकली दिस विल बिकम द एम्पलीट्यूड. सो द एम्पलीट्यूड A will be equal to x will be equal to q E divided by k. यही एम्पलीट्यूड हो जाएगा. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown in figure. The distance of the block from the wall is d. A horizontal electric force E, electric field E towards right is switched on. Assuming elastic collision, if any, find the time period of the resulting oscillatory motion. Is it a simple harmonic motion? तो टाइम पीरियड फाइंड करना है और ये पता करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करेंगे तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर टुवर्ड्स राइट क्यू ई, और इससे ये एक्सेलरेट होगा और यहाँ पे ये कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, सेम अमाउंट की वेलोसिटी, सेम मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी हो जाएगी और इन रिवर्स डायरेक्शन, और यहाँ पे वापस आते आते ये फिर से रेस्ट पे आ जाएगा मोमेंटरीली और फिर से ये इधर मूव करेगा. तो ये बेसिकली इधर ऑसिलेट करता रहेगा. तो यहाँ पे जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई. तो हम देखते हैं कि फोर्स इज नॉट बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं है फोर्स में, इसलिए नॉट SHM. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट SHM. तो ये जो सेकंड पार्ट था, यह सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, ये हम लोगों ने आंसर कर दिया है, नो नॉट SHM. अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक. सो क्यू ई डिवाइडेड बाय m विल बी एक्सेलरेशन. अब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t लगता है अगर, so d, the distance from here to here, will be equal to half into a into t square. So therefore t will be equal to 2d divided by a under root, and therefore time period t will be equal to 2t. So
ये हो जाएगा 8D डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू है क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। सो ये हो जाएगा 8 DM डिवाइड बाय क्यू ई अंडर रूट। तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा ऑसिलेशन का। इस क्वेश्चन में दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज ई, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है एस इक्वल टू 0.5 मीटर। तो जो v है, चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज बेसिकली माइनस ई डॉट एस। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन लें, सो दिस विल बी, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो v हो जाएगा माइनस ई, ई इज -10 multiplied by 0.5, so basically this is 5 volt। तो 5 वोल्ट का गेन हो जाएगा पोटेंशियल का as we go up by 0.5 मीटर। इस क्वेश्चन में दिया है 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन existing electric field to take a charge of 0.01 coulomb from A to B. How much is the potential difference VB minus VA? So potential difference VB minus VA is actually equal to work done divided by charge. So work done is 12 joule divided by 0.01 coulomb. So that means 1200 volts. So this is the final answer. इस क्वेश्चन में दिया है टू इक्वल चार्जेस 2 into 10 to the power minus 7 coulomb each are held fixed at a separation of 20 centimeter. A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. Equal magnitude का charge ये in between रखा गया है. It is now moved to a point 20 centimeter from both the charges. How much work is done by the electric field during the process? तो ये दो चार्जेस हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, क्यू क्यू, और दोनों के बीच में इन द मिड पॉइंट थर्ड चार्ज हैज बीन केप्ट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे पहले। V1 एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, दैट इज 0.1। ये टोटल डिस्टेंस 20 है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 0.1 मीटर हो जाएगा। तो एक के चलते के क्यू बाई 0.1 और दूसरे के चलते भी के क्यू बाई 0.1, तो ये 2 टाइम्स के क्यू बाई 0.1, ये हो जाएगा 20 के क्यू। अब नेक्स्ट सिचुएशन में ये जो चार्ज है इसको यहाँ पे मूव करा दिए, विच इज 20 सेंटीमीटर, तो और यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में यहाँ पे V2 का पोटेंशियल है, यहाँ पे V1 था, यहाँ पे V2 है, तो V2 इज इक्वल टू 2KQ डिवाइडेड बाय 0.2, so this comes out to be 10KQ. Therefore delta V will be equal to V1 minus V2, so that will be 10KQ, 10KQ. So therefore W will be Q, या थर्ड चार्ज का वैल्यू भी Q है, Q इंटू डेल्टा V, so that will be 10KQ square. And if you put the value 10 into 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power minus 7 square, and after calculation it comes out to be 3.6 into 10 to the power minus 3 joules. इस क्वेश्चन में दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट्स along the x-axis in space. Calculate the potential difference VB minus VA where the points A and B are given by. So अलग अलग पेयर ऑफ पॉइंट्स है,
इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी बी माइनस वी ए। सो मान लेते हैं कि दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पॉइंट ए इक्वल टू 0 0 दिया हुआ है, सो दिस इज ए एंड बी इज 4 2। सो 4 2 मान लेते हैं कि ये पॉइंट है 4 2, दिस इज पॉइंट बी। सो 4 2, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करेंगे, सो पार्ट ए में क्या दिया हुआ है, हमें पोटेंशियल निकालना है वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए, सॉरी वी ए विल बी इक्वल टू माइनस ई डॉट एस। तो ई जो है दैट इज 20 Newton पर कूलम अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा माइनस 20 I डॉट एस। एस इज 4I प्लस 2J, 4I प्लस 2J। तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये आ जाएगा -80 इक्वल टू -80 वोल्ट। Similarly, for part B, it is taken from 4 meter to 4 meter 2 meter to 6 meter 5 meter. So ये 4 2 है और 6 5 तक में जाना है, तो 6 एंड 5 मान लेते हैं कि ये पॉइंट है। तो सेकंड पार्ट में हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाना है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए इज 4 2 एंड बी इज 6 5 in part 2। सो यहाँ पे वी बी माइनस वी ए निकालेंगे, तो दैट विल बी अगेन -20I डॉट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 6 - 4 दैट इज 2I प्लस 5 - 3 दैट इज 3J। सो इसका जो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा I डॉट I इक्वल टू 1 दैट इज -40 और I डॉट J इक्वल टू 0। सो -40 वोल्ट आ जाएगा ये सेकंड पार्ट में आंसर। फर्स्ट पार्ट में -80 वोल्ट। पार्ट सी में पार्टिकल जो है उसको 0 0 से लेकर 6 5 तक, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये थर्ड पार्ट में, पार्ट 3 में दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक जाना है, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट। तो ये मेरा ए और ये बी है विच इज 6 5। तो इस केस में वी बी माइनस बी ए विल बी इक्वल टू -20I, दिस इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट 6 - 0 दैट इज 6I प्लस 5J। सो ये हो जाएगा -120 वोल्ट। अब यहाँ पे पूछता है डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द आंसर्स ऑफ पार्ट ए बी सी। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ से यहाँ गए, सेकंड पार्ट में यहाँ से यहाँ गए, और थर्ड पार्ट में डायरेक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस पार्ट ए और पार्ट बी में आया, पार्ट सी में समेशन ऑफ दैट। सो -120 इज इक्वल टू -80 -40। तो ये दोनों का एडिशन जो है दैट इज आंसर फॉर पार्ट सी। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम का सिचुएशन है चार्ज ऑफ -2 into 10⁻⁴ Coulomb is moved from the point A to point B. Find the change in electric potential energy UB minus UA for these cases. तो केस ए में जो डेल्टा V था that was -80 वोल्ट। So therefore delta U, that is UB minus UA, will be equal to charge Q into delta V. So Q is -2 into 10⁻⁴ multiplied by -80. That was the potential difference.
So this comes out to be 160 into 10 to the power minus 4, that means 0.016 joule. पार्ट बी में जो डेल्टा वी था दैट वाज -40 volt. So therefore delta v delta u will be equal to -2 into 10 to the power -4 into -40. So that will be equal to 0.008 joule. और पार्ट सी में डेल्टा वी was -120 volt. Therefore delta u change in energy will be equal to -2 into 10 to the power -4 into -120. So that is going to be 0.024 joule. So ये change in energy है in 3 different situations A, B and C. इस क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड E equal to I20 plus J30 Newton per Coulomb exists in the space. If the potential at the origin is taken to be 0, find the potential at 2 meter, 2 meter. So जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E that is given as 20I plus 30J न्यूटन पर कूलम, और डिस्प्लेसमेंट S जो है S is given as, this is E vector, this is S vector, is 2I plus 2J, 2I plus 2J. Therefore change in potential, find the potential at point E. Delta V equal to minus E dot S, minus E dot S. So this is going to be 20I plus 30J dot 2I plus 2J. That means minus 40 minus 60, that is minus 100 volt. So अगर origin पे करने का मतलब ये, अगर x y यहाँ origin है ये O, तो कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है यहाँ पे, तो यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल बेसिकली ड्रॉप हुआ है, दैट इज -100 volt. So this is 0, so this is going to be -100 volt. This is the potential of this point, that is 2, 2. So -100 is the answer, 100 volt. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है an electric field E equal to I AX exists in the space where A equal to 10 volt per meter square. Take the potential at 10 meter, 20 meter to be 0. Find the potential at the origin. हमें origin पे potential find करना है. तो मान लेते हैं कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है x एंड y. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में दिया हुआ है E इज इक्वल टू, ए का वैल्यू 10 है तो दिस विल बी 10xi, 10xi. सो दिस इज अलोंग x एक्सिस. नाउ मेरे पास एक पॉइंट है 10 मीटर, 20 मीटर. इस पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है 0, तो हमें बेसिकली ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना है. तो अगर हम इस पॉइंट से ट्रैवल करें टुवर्ड्स ओरिजिन, टू द ओरिजिन, तो and the electric field is given in this direction, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है. अगर कांस्टेंट रहता तो हम सीधे डॉट प्रोडक्ट लेते थे डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा ऑफ डिस्प्लेसमेंट. लेट अस से दिस इज dl. सो यहाँ पे ये y के डायरेक्शन में और x के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ले लेंगे, ये dy हो जाएगा और ये dx हो जाएगा. तो dl can be written as dx I plus dy j.
And for this movement, for from this point to this point, we have a potential difference, say dv. So that dv will be equal to minus of dl dot e, dl dot e. So this is going to be dxi plus dyj dot 10xi. So this is going to be minus 10x dx. I dot I is 1 and j dot I is 0. So the second part is 0. So only the first part will remain there. और अब यहाँ से यहाँ तक अगर जब ट्रैवल करेंगे दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी will be equal to integration of dv, and that is the integration of minus 10, ये outside जाएगा this constant, integration of x dx from 10 meter to 0 meter. X varies from 10 to 0, so 10 to 0. तो ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 10 टू 0. तो ये बेसिकली हो जाएगा 500 वोल्ट. और डेल्टा वी क्या है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बेसिकली v at origin minus v at this point, that is 0. So therefore v of origin will be equal to 500 volt. So this is the final answer. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, the electric potential existing in space is Vxyz equal to A into xy plus yz plus zx. Write the dimensional formula of A. तो पहले हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फाइंड करना है. तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ए. तो यहाँ पे v जो है दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स इंटू वाई प्लस बाकी ये सब टर्म्स हैं प्लस दिस. तो इसका जो डायमेंशन होगा इसके v के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए. सो ये तीन टर्म है, तीनों का अलग अलग डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए और सबका डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए प्लस समथिंग. देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a, basically we can write a का डायमेंशन is equal to dimension of v divided by dimension of xy. So v is basically joule per coulomb, so that is ml2 t minus 2 divided by charge, that is coulomb. So coulomb is I minus 1 t minus 1, right? Coulomb is it, so 1 by coulomb is I minus 1 t minus 1. So this is the dimension of v, and the dimension of x is L and y is L, so L2. Therefore dimension of a comes out to be m. L square gets cancelled, and t minus 3 and I minus 1. ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए. सो दिस वाज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. बी के लिए बी पार्ट सॉल्व करते हैं. फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है वो क्या होता है, माइनस यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों तीन वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा. सो दैट इज डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स, और ये x के साथ डिफ्रेंशिएट करने का मतलब यहाँ पे आई वेक्टर माइनस डेल वी बाई डेल वाई, जे वेक्टर y के साथ, माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल जेड, डेल वी बाय डेल जेड इज मल्टीप्लाइड बाय के. तो अगर x से डिफ्रेंशिएट करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो वी गेट x, सॉरी a माइनस, यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, माइनस ए
मैंने सबका माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे z आएगा। सो x प्लस सॉरी y प्लस z वेक्टर i, और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो x प्लस z j प्लस z के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करें तो y प्लस x और x प्लस y k. So this is the expression for electric field. E equal to minus k y plus z I plus x plus z j plus x plus y k. ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। राइट, अब थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है if A is 10 SI units, find the magnitude of the electric field at 1 meter, 1 meter, 1 meter. तो पार्ट सी में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एट ई एट 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1 और जेड का भी वैल्यू 1। सो ये हो जाएगा, ए का वैल्यू है माइनस 10, तो ये हो जाएगा -10 और 1 प्लस 1, वाई इज 1, जेड इज ऑल्सो 1, तो 2i, यहाँ पे भी 2j और यहाँ पे भी 2k. So the magnitude of E, E at 1, 1, 1, the magnitude will be equal to 10 multiplied by 2 square, 10 into 2 √3. इसका पूरा का मैग्नीट्यूड लगे तो 10 into 2 √3, तो ये हो जाएगा 20 √3 and this is approximately 35 Newton per Coulomb. So this is the magnitude of electric field. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है two charged particles having equal charges of 2 into 10 to the power -5 Coulomb each are brought from infinity to within a separation of 10 centimeter. Find the increase in the electric potential energy during the process. तो बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर ब्रॉट टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इन्फिनिटी। यहाँ पे जो डेल्टा यू आ जाए, डेल्टा पीई आ जाएगा, डेल्टा पीई। सो डेल्टा पीई विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट 0.1 मीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी था उसको माइनस कर देंगे, जो 0.1 मीटर पे है। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, दैट इज 0.1 माइनस k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। तो डिवाइड बाय इन्फिनिटी करने से ये टर्म्स 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0, एंड कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू जो आ जाएगा 36 जूल आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस क्वेश्चन में दिया है सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर, व्हाट कैन यू से अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फर्स्ट फिगर में जो इलेक्ट्रिक लाइंस सॉरी इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, दे आर बेसिकली दे आर सरफेसेस। सो ये वोल्ट यहाँ पे 10 वोल्ट है, दिस इज 10 वोल्ट सरफेस, दिस इज 20 वोल्ट सरफेस, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट एक्सेट्रा। तो इधर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। सो दिस साइड वी हैव हायर पोटेंशियल सरफेस, दिस साइड लोअर पोटेंशियल सरफेस। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विल बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेसेस। तो अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
और मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं बाय द डिफरेंस ऑफ potential and difference of distance. So magnitude of E is equal to delta V divided by delta R, and delta V is between these two lines, delta V is 10 volt, 10 divided by delta R. Delta R is this distance is 10 centimeter, so 10 sine 30 degree. So 10 sine 30. So this is basically 2 Newton per Coulomb. This is the magnitude of electric field, and direction is perpendicular to these equipotential lines. तो ये जो एंगल हो जाएगा, this is 120 degree. So electric field is directed at 120 degree from the x-axis, and magnitude is 2 Newton per Coulomb for the figure A. For figure B, दूसरे वाले फिगर में क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, सेल्स हैं, बेसिकली स्फेरिकल सेल्स हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो इसका मतलब बेसिकली दे आर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड, रेडियली, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया। किसी भी पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। So this is the electric field at this point, and here this point, and so on. तो क्योंकि spherical symmetry है, therefore we can say this was for A, this is for B. So यहाँ पे spherical symmetry है, spherical symmetry है। So E radially outward होगा। आउटवर्ड इसलिए होगा क्योंकि अंदर की तरफ पोटेंशियल ज़्यादा है, अब आउटर साइड में पोटेंशियल कम है, तो बेसिकली डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा, इनवर्ड डायरेक्टेड नहीं होगा। रेडियली आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है अगर स्फेरिकल सिमेट्रिक है तो, बट अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, बाहर पोटेंशियल कम है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा। अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बेसिकली। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड है और स्फेरिकल सिमेट्री है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट E is basically equal to some constant divided by R square। मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड है और स्फेरिकल सिमेट्री है, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब E इक्वल टू C/r²। C इज सम कांस्टेंट। अब यहाँ पे इस कांस्टेंट का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि E जो होता है दैट इज इक्वल टू -dV/dr, -dV/dr। सो यहाँ पे C/r² हम रखेंगे इंटू dr विल बी इक्वल टू -dV। तो ये हो जाएगा C/r -C/r इक्वल टू डेल्टा V, सॉरी माइनस डेल्टा V, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा V विल बी इक्वल टू C/r। ना हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूज दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। तो 30 और 20 का पोटेंशियल लेते हैं, या सॉरी 60 या 20 और 30 का पोटेंशियल लेते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, -30 हो जाएगा, 30 माइनस 60 विल बी इक्वल टू -30, और C डिवाइडेड बाय R, C कॉमन ले लेते हैं, और 1/20 दैट इज 0.2, so 0.2 मीटर माइनस 1/0.1 मीटर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू C इंटू 5 माइनस 10। देयरफॉर C जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय
5 दैट इज 6, तो C का वैल्यू 6 आ गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 6 divided by r square. So this is the magnitude of E, and the direction is, as we discussed, radially outward direction. So this was the answer for second part. इस क्वेश्चन में दिया है कंसीडर अ सर्कुलर रिंग of radius r uniformly charged with linear charge density lambda. Find the electric potential at a point on the axis at a distance x. Electric potential find करना है हमें at x distance from the center of the ring. Using this expression for for the potential, find the electric field at this point. तो मान लेते हैं ये मेरा रिंग है, इसका रेडियस r है, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ पे कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये चार्ज जो है रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रिंग का हर एक पॉइंट इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, विच इज लेट अस से डिस्टेंस d। तो ये हर एक पॉइंट ऑफ द रिंग इज एट सेम डिस्टेंस। तो जो पोटेंशियल होता है वी एक्स at distance x will be equal to k into total charge divided by distance of the point from the charge। यहाँ पे सेम डिस्टेंस है, दैट इज d। तो यहाँ पे k is 1/4π∈0 and q is 2πr into lambda divided by d। d हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सो दिस इज द पोटेंशियल। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं, 2 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सो आर लेमडा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सो ये आंसर हो जाएगा पोटेंशियल का एट पॉइंट एट अ डिस्टेंस एक्स। ये अब सेकेंड पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। दिस इज बेसिकली डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स। तो माइनस डी वी बाई डी एक्स और v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे अगर x के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज r लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दैट इज -12 into -12 into r square plus x square to the power 3/2, और इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली वी हैव r lambda x divided by 2 एप्सिलॉन नॉट into r square plus x square to the power 3/2। So this is the value of E at x। तो ये फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन पर कूलम इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है बिटवीन द प्लेट्स। तो पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं पहले। पोटेंशियल डिफरेंस V is given as E डॉट D। तो यहाँ पे जो एंगल है दोनों के बीच में सेम 0 डिग्री है, इसलिए V हो जाएगा 1000, E का वैल्यू 1000 है, मल्टीप्लाइड बाय D इज 0.02। सो दिस कम्स आउट टू बी 20 वोल्ट। पार्ट बी में यहाँ पूछ रहा है विथ व्हाट मिनिमम स्पीड should an electron be projected from the lower plate in the direction of the field so that it may reach the upper plate। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे along the
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें बेसिकली एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एंड इट विल रिटार्ड, इसका वेलोसिटी जो है धीरे धीरे स्लो होगा, और हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है सो दैट इट रीचेस हियर। तो पार्ट बी में मान लेते हैं कि हमने उसको हाफ यू स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया, तो हाफ एम यू स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पहुँचते पहुँचते ये सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, इट विल चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट इज बेसिकली चार्ज मल्टीप्लाइड बाय potential difference. So U will be equal to 2EV divided by m under root। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटू 20 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो ये U आ जाएगा 2.65 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो इलेक्ट्रॉन विल जस्ट रीच द अपर प्लेट। नाउ इन part C it says suppose the electron is projected from the lower plate with a speed calculated in part B. The direction of projection makes an angle of 60° with the field. Find the maximum height reached by the electron. तो ये 60° एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद सेम स्पीड, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया वो सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट दिस टाइम द एंगल एट सम एंगल, और ये जो एंगल है ये दिया हुआ है 60° विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये 60° है। तो यहाँ पे जो पार्ट सी, यहाँ पे जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ये y डायरेक्शन है, y डायरेक्शन में, तो वी वाई जो हो जाएगा u u y ये हो जाएगा u इंटू कोसाइन 60, दैट इज u/2 स्पीड हो जाएगा इधर, वेलोसिटी अलोंग द e। तो जैसा हमने डिस्कस किया, यहाँ पे फिर से रिटार्डेशन फोर्स लगेगा विच विल हैव रिटार्डिंग इफेक्ट ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जस्ट पहुँचने के लिए उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू रिटार्डेशन ए इंटू एस, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि हमने लेस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है इस डायरेक्शन में, तो कुछ मैक्सिमम कुछ इस तरह से ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक पहुँच पाएगा, और मान लेते हैं कि दिस इज एस डैश, तो यहाँ पे लिखेंगे एस डैश। सो यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस डैश। अब यू वाई इज बेसिकली u कोसाइन 60, that is u/2 square is equal to 2a s dash। अब जो यहाँ पे a जो होगा बेसिकली वो a y होगा, y के डायरेक्शन में a y, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2 इंटू ए वाई, क्या हो जाएगा फोर्स E इंटू ई डिवाइडेड बाय मास m एंड मल्टीप्लाइड बाय एस डैश। तो यहाँ पे u स्क्वायर जो है, u स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू एस डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2 इंटू ई डिवाइडेड बाय एम एस डैश। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल एक्सेलरेशन जो था ये हो जाएगा वो हाफ इंटू ओरिजिनल एक्सेलरेशन इज ई डिवाइडेड बाय एम इक्वल टू 2 ई
divided by m s dash. Therefore s dash will be equal to s, सॉरी यहाँ पे s छूट गया, s divided by 4 and that comes out to be 0.5 सेंटीमीटर. तो ये आंसर हो जाएगा फाइनल पार्ट का. इस क्वेश्चन में दिया है द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम 2 Newton per coulomb exists in space in x direction. Taking the potential at the origin to be 0, write an expression for the potential at the general point x, y, z. यहाँ पे potential find करना है. Potential at the origin is to be 0. तो पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं पहले. यहाँ पे हमें पता है कि dv जो है that is given as minus ex dx electric field in x direction multiplied by a small elemental change in distance, that is dx, minus ey dy minus ez dz. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो x डायरेक्शन में दैट इज 2 न्यूटन पर कूलम, सो इसे हम लिख सकते हैं 2 dx माइनस जीरो, ये दोनों जीरो है, ई वाई और ई जेड जीरो है. तो देयरफॉर हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा v, लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा v विल बी इक्वल टू माइनस 2x. और डेल्टा v क्या है? सेकेंड पॉइंट दैट इज a general point, that is v x y z minus v origin will be equal to minus 2x. और इसमें दिया हुआ है कि ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है दैट इज जीरो. देयरफॉर वी एक्स वाई जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस 2x. देयरफॉर वी एक्स वाई जेड ये जो हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन पोटेंशियल का एट एनी जनरल पॉइंट. नाउ पार्ट बी, एट विच पॉइंट्स द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट. तो हमें निकालना है कि कहाँ पे पोटेंशियल 25 वोल्ट होगा. पार्ट बी में पोटेंशियल एट विच पॉइंट इज 25 वोल्ट. तो यहाँ पे अगर 25 वोल्ट रखेंगे, 25 इक्वल टू माइनस 2x एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 12.5 मीटर. x इक्वल टू 12.5 मीटर. तो ये बेसिकली अगर x y और ये अगर z एक्सिस कंसीडर करें तो x इक्वल टू सॉरी माइनस यहाँ पे होगा माइनस 12.5 मीटर. तो ये माइनस x डायरेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 12.5 मीटर हो जाएगा. सो ये पॉइंट के थ्रू जाने वाला कोई भी प्लेन, मतलब इस पॉइंट के थ्रू जाने वाला प्लेन जो कि एक्स वाई प्लेन में है, दैट विल बी no sorry yz plane passing through this point will be the potential 25 वोल्ट. तो इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे 25 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, राइट. सो दिस इज द आंसर. प्लेन पासिंग, यहाँ पे लिखेंगे yz प्लेन पासिंग थ्रू x इक्वल टू माइनस 12.5 मीटर. तो ये आंसर हो जाएगा पार्ट बी का, इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे. पार्ट सी जो है, पार्ट सी में पूछा हुआ है कि इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन टू बी 100 वोल्ट, ओरिजिन पे 100 वोल्ट है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट. तो इस टाइम पहले हमने जीरो लिया था ओरिजिन पे, अगर हम 100 वोल्ट लेते हैं तो यहाँ पे क्या है था मेरा इक्वेशन, वी एक्स वाई जेड माइनस वी ओरिजिन इज इक्वल टू माइनस 2x. तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं वी एक्स कमा वाई कमा जेड इक्वल टू वी ओ वी ओरिजिन माइनस 2x, दैट इज 100 माइनस 2x. तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट द जनरल पॉइंट. पार्ट डी में ये पूछ रहा है व्हाट विल द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इफ द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी जीरो.
इज इट प्रैक्टिकल टू चूज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। तो पार्ट डी में देख लेते हैं कि पोटेंशियल अगर इन्फिनिटी लिया जाए तो पोटेंशियल का जो इक्वेशन आया है दैट इज वी एक्स कमा वाई कमा जेड माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस टू एक्स। तो इन्फिनिटी अगर रखेंगे यहाँ पे हम वी इन्फिनिटी कमा इन्फिनिटी माइनस वी ओरिजिन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। देयरफॉर वी ओरिजिन हो जाएगा v infinity that is infinity minus 2x, so that will be infinity basically v origin पे क्या हो जाएगा infinity हो जाएगा। तो infinity अगर पोटेंशियल ले लेते हैं हम से दिस इज द ओरिजिन और यहाँ पे अगर पोटेंशियल infinity ले लेते हैं तो उससे उसके आसपास कोई भी पॉइंट लें हम कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पे पॉइंट लें तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस समथिंग एट दैट पॉइंट। तो बेसिकली ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उसके किसी भी फाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल इन्फिनिटी ही रहेगा। दैट इज दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा सब जगह, दैट इज इन्फिनिटी पोटेंशियल। तो इसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन असेंबलिंग थ्री चार्ज पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो जब R विल बी वेरी लार्ज डिस्टेंस दैट इज इंफिनिटी, तो PE एट इंफिनिटी ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन दीज चार्ज पार्टिकल्स एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। अब जब इन दोनों को पास लाएंगे तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड अगेंस्ट दैट फोर्स वी हैव टू डू सम वर्क। जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी सिस्टम की। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की है दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव टू डू। तो यहाँ पे वर्क जो हो जाएगा W टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा P। तो that will be equal to PE2 PE2 minus PE at infinity, PE at infinity। यहाँ पे लिख देते हैं PE2 that is at 0.1 डिस्टेंस। सो बेसिकली दोनों तीनों जो है कि एक दूसरे से 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है दोनों में। तो जो PE at 0.1 है that will be K Q1 Q2 divided by 0.1 for these two particles। let's say this is Q1, this is Q2 and this is Q3। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज K Q1 Q2 divided by 0.1 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 0.1। इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 0.1 एंड प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 0.1। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी और माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। तो ये हो जाएगा बेसिकली W इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू Q1 Q2। तो Q1 है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस Q2 Q3। तो ये है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एंड प्लस Q1 Q3। सो प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये हो जाएगा K का वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय
0.1 multiplied by 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 5 that is minus 10 और इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा 4 इंटू 3 12 प्लस 6 प्लस 8 तो आफ्टर कैलकुलेशन ये जो वैल्यू आ जाएगा 234 जूल सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में दिया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस by 10 joule as it moves from point at potential 100 volt to a point at potential 200 volt. Find the charge on the particle. हमें चार्ज फाइंड करना है पार्टिकल पे. ओके तो एक पॉइंट है जहाँ का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, दूसरा पॉइंट है जिसका 200 वोल्ट है पोटेंशियल. तो अगर एक चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज क्यू यहाँ से यहाँ मूव करता है, बेसिकली दिस इज हायर पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसका इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है. तो जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज दिया है वो दिया हुआ 10 जूल इज इक्वल टू डेल्टा पी. जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी. तो चार्ज हमें फाइंड करना है और डेल्टा वी दिया हुआ है 100 वोल्ट, चेंज हो रहा है 100 वोल्ट, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 0.1 कूलम. ये आ जाएगा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power minus 4 कूलम एंड मास ऑफ 10 ग्राम आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड. What would be the speeds of the particle when the separation becomes large? Large का मतलब infinite distance हम लोग यहाँ पे assume करेंगे. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे. तो टोटल एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी एट फाइनल वो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब लार्ज डिस्टेंस है, तो ये जीरो हो जाएगा. देयर इज नो इंटरेक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये हो जाएगा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रेस्ट पे था तो ये जीरो था, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस. तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल. हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो यू वी फाइंड करना है यहाँ से. तो v हो जाएगा 2kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय mr अंडर रूट. तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.1 इंटू 10 पर -3 kg, मास दिया हुआ है 10 ग्राम, इंटू डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम. और कैलकुलेशन के बाद ये जो वैल्यू आ जाएगी 600 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्पीड. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टू पार्टिकल्स हैव equal masses of 5 gram each and opposite charge of 4 into 10 to the power -4 5 coulomb and -4 into 10 to the power -5 coulomb. They are released from rest with a separation of 1 meter between them. Find the speeds of the particles when the separation is reduced to 50 centimeter. तो इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, और जब इन दोनों को रिलीज कर दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे
और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिकली हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल्स व्हेन द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू 0.5 मीटर। 0.5 मीटर तक आ जाता है, ये पहले 1 मीटर था। तो हम यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, दैट इज टोटल एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी फाइनल होगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल is equal to kinetic energy initial plus potential energy initial। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, एक पार्टिकल का, और दो पार्टिकल है इसलिए 2 मल्टीप्लाई, दोनों बेसिकली सेम मासेस के पार्टिकल हैं, तो दोनों सेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम होंगे आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। तो 2 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पीई जो होगा पोटेंशियल एनर्जी के इंटू क्यू स्क्वायर, यहाँ पे दोनों का सेम चार्ज है, तो यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये माइनस के, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाइनल डिस्टेंस दैट इज 0.5 इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों पार्टिकल बेसिकली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी प्लस के सॉरी माइनस फिर से माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच 1 था, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर। यहाँ पे 2 के क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 के क्यू स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 के क्यू स्क्वायर हो जाएगा। एंड देयरफॉर द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू k डिवाइडेड बाय m अंडर रूट इंटू क्यू, और वैल्यूज रख देंगे 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय मास, मास दिया हुआ है 5 ग्राम ईच, सो 5 इंटू 10⁻³ अंडर रूट इंटू चार्ज जो दिया हुआ है दैट इज 4 इंटू 10⁻5, 4 इंटू 10⁻5, और ये आफ्टर कैलकुलेशन इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 54 मीटर पर सेकेंड। सो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया सैंपल ऑफ HCl गैस इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। The dipole moment of each HCl molecule is 3.4 into 10⁻30 coulomb meter. Find the maximum torque that can act on the molecule. तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है, डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, P E sin theta. P is the magnitude of dipole moment, E is the magnitude of electric field, and theta is the angle between their directions. तो टाउ मैक्स जो हो जाएगा, टाउ मैक्स हो जाएगा P इंटू ई साइन थीटा, अगर हम लोग 1 लेते हैं तो, और इसका वैल्यू आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻30 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻4, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 8.5 इंटू 10⁻26 न्यूटन मीटर। तो ये टाउ मैक्स का वैल्यू आ जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग ऑपोजिट चार्जेस 2 into 10⁻6 coulomb and -2 into 10⁻6 coulomb are placed in a separation at a separation of 1 centimeter. Write down the electric dipole moment of this pair. तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट हमें पता करना है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू मान लेते हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर। तो डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज P इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस T। तो Q यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों सेम चार्ज हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं बेसिकली, दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर डाइपोल मोमेंट, एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव होना चाहिए।
तो Q is 2 into 10 to the power minus 6 multiplied by distance is 0.01 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 8 कूलम मीटर। ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हमें पता है, इसका डायरेक्शन होता है -q to +q। ये तो दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द स्फीयर। और पार्ट बी में हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल के एक्सिस पे हमें, एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बी में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, तो ये होता है 2 times K into P divided by R cube, 2 Kp divided by R cube, where K is the proportionality constant और P is dipole moment, R is the distance। तो 2 into 9 into 10 to the power 9 into dipole moment is 2 into 10 to the power minus 8 divided by 1 cube, और ये जो आ जाएगा इसका आंसर 360 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऑन द एक्सियल पॉइंट। अब पार्ट सी में पूछ रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ऑफ द डाइपोल एंड 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो डाइपोल का सेंटर ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई पॉइंट भी है जिसपे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, और ये 1 मीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर। तो पार्ट सी में हमें निकालना है ई एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट ये हो जाएगा 2 times, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये सिर्फ के पी होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब होता है, और एक्सियल पॉइंट पे 2 के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power minus 8 divided by 1 cube। तो ये हो जाएगा 180 न्यूटन पर कूलम। So this is the answer for this question। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 charges are arranged on the vertices of an equilateral triangle as shown in figure, find the dipole moment of the combination। dipole moment of the combination find करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि -q है, -q यहाँ पे 2q है। तो इस ये जो 2q है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक q और दूसरा +q मतलब, और ये दूसरा +q। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये -q और +q एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा इसका, ये इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा qt इस डायरेक्शन में। और ये जो -q है ये दूसरा +q है, ये इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा qt। और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये qd जो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा इन बिटवीन देम, और ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा p, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस p विल बी इक्वल टू 2 times qd। qd एक का डाइपोल मोमेंट है, मतलब दोनों का ही qd है, तो qd इंटू कॉस 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 2qd √3/2। तो ये हो जाएगा √3 times qt। ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ऑफ दिस सिस्टम। तो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P in the configuration shown in figure 29-E7 for D much greater than A, take 2QA equal to P। तो यहाँ पे 3 फिगर दिया हुआ है। तो फर्स्ट फिगर में बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल है Q, यहाँ से D डिस्टेंस पे पॉइंट P है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फॉर फर्स्ट पार्ट, for part A, the electric field E at P will be equal to 1/4 pi epsilon naught
Q divided by D square. So this is the electric field at point P in case 1. B में यहाँ पे एक डाइपोल है -q प्लस q और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, ये डाइपोल है और इसके सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस d पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ई पी जो होता है, ई एट पॉइंट पी, that is 1 by 4 pi epsilon naught 2 times p divided by d cube, distance q। सॉरी, यहाँ पे p e x 2 नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ p होता है फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट। 2 होता है फॉर एक्सियल पॉइंट। अगर एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट होता तो उस पर 2p होता है, यहाँ पे सिर्फ p होगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड due to this dipole at this point, which is directed in along this। अब पार्ट सी में ये डाइपोल है और डाइपोल के सेंटर पे एक और चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव क्यू प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे सेंटर पे भी एक रखा हुआ है। तो ये दोनों के चलते, ये डाइपोल और ये इंडिविजुअल चार्ज, इसके चलते इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जैसा हमने देखा भी, डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा और हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है, तो मान लेते हैं ये ई, इसको बोल देते हैं ड्यू टू डाइपोल, ई ड्यू टू डाइपोल इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं ये ई क्यू। तो जो रिजल्टेंट होगा इसका कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ई पी। तो ई पी जो है, ई पी ये वेक्टर सम हो जाएगा ई डी का और ई क्यू का, ये दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। तो जो मैग्नीट्यूड है, बेसिकली मैग्नीट्यूड जो इसका हो जाएगा, ई पी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा ई डी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ई क्यू का मैग्नीट्यूड स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे पार्ट सी में हम देखते हैं ई पी जो हो जाएगा बेसिकली ई डी डाइपोल के चलते। तो डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे P डिवाइडेड बाई डी क्यू इसका होल स्क्वायर और प्लस जो इंडिविजुअल चार्ज है प्लस क्यू, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है। सो 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट, और इसमें 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब अगर हम कॉमन ले लें तो इनसाइड द स्क्वायर रूट ये क्या बच जाएगा, ये पूरा कॉमन आ गया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर है, डी क्यूब हमने कॉमन लिया है तो क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इन फिगर 3। इस क्वेश्चन में दिया है टू पार्टिकल्स कैरिंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड हैविंग इक्वल मासेस m each are fixed at the ends of light rod of length a to form a dipole. The rod is clamped at an end and is placed in a uniform electric field E. ये एक एंड पे क्लैम्प किया हुआ है and with the axis of the dipole along the electric field. The rod is slightly tilted and then released. Neglecting gravity, find the time period of small oscillations. तो हमारे पास एक रॉड है, पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड
मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, तो जो डाइपोल है बेसिकली सेम डायरेक्शन में है डाइपोल, और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज इस तरह से है, और यहाँ पे इस चार्ज पे इस एंड पे रॉड को क्लैंप किया गया है। तो ये बेसिकली रॉड जो है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा रॉड। तो अगर हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, इस पोजीशन से अगर डिस्प्लेस कर दिया, मान लेते हैं ये एंगल थीटा से डिस्प्लेस कर दिया, तो अब इस रॉड पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, एक्चुअली पहले भी लग रहा था, तो दैट विल बी क्यू टाइम्स ई, ये फोर्स लगेगा यहाँ पे इस चार्ज पे, और ड्यू टू दिस फोर्स नाउ देयर विल बी अ टॉर्क। तो ये जो टॉर्क होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई, इंटू ए साइन थीटा। ये लेंथ जो है इसका ए है, रॉड का लेंथ ए है, तो ए साइन थीटा ये हो जाएगा टॉर्क। और दिस टॉर्क विल प्रोवाइड एंगुलर एक्सेलरेशन। जब यहाँ से हम रिलीज कर देंगे इसको, तो ये इधर रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, तो ये इधर वापस आएगा। तो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पे जो uh, हाँ, यहाँ पे आई इंटू अल्फा जो होगा वो क्यू इंटू ई ए साइन थीटा, और जो आई होगा इस पॉइंट के अबाउट रॉड का, बेसिकली दो चार्जेस हैं, यहाँ पे मास एम है, यहाँ पे भी मास है एम है, तो ये जो मास एम है इसके चलते जो एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज एम ए स्क्वायर इंटू अल्फा, so q into e into a into sine theta. So this is the expression for I alpha. So यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई एम ए इंटू साइन थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। यहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशंस दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग थीटा लिख सकते हैं। और थीटा हम देखेंगे कि uh, जो अल्फा है, बेसिकली अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा अल्फा, और थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अल्फा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ पे थीटा माइनस लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब अल्फा इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब हुआ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करेगा, एसएचएम में ऑसिलेट करेगा। देयरफॉर जो टाइम पीरियड होगा टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा इज बेसिकली दिस इज ओमेगा स्क्वायर क्यू ई डिवाइडेड बाय एम ए, तो ये हो जाएगा 2 पाई एंड एम ए डिवाइडेड बाय क्यू ई अंडर रूट। सो ये टाइम पीरियड आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है assume that each atom in a copper wire contributes one free electron. Estimate the number of free electrons in a copper wire having a mass of 6.4 gram. Number of free electrons चाहिए हमें in a copper wire of having a mass 6.4 gram. Take the atomic weight of copper to be 64 gram per mole. तो एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 64 ग्राम पर मोल। इसका मतलब हुआ कि 64 ग्राम अगर कॉपर है तो उसमें 1 मोल ऑफ एटम्स रहेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू 6.4 ग्राम एक्चुअल जो वेट है डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, सो दैट इज 64। तो ये 0.1 मोल एटम्स रहेंगे इसमें, 0.1 मोल एटम्स। देयरफॉर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच एटम प्रोवाइड्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये हो जाएगा 0.1 मोल, एंड दैट मीन्स 0.1 इंटू एक मोल में 6 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 0.1 इंटू 6 इंटू 10⁻23 विच इज गोइंग टू बी 6 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा।